हेलो बच्चों, तो अब अगला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। इस चैप्टर में दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है चैप्टर को। पहले पार्ट में मैग्नेटिक फील्ड पहले से ही होगा आपके पास, और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या क्या असर पड़ता है किसी चार्ज पे और करंट पे, ये हम पढ़ेंगे। और फिर हम आगे देखेंगे सेकेंड पार्ट में कि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे आता है। समझे? तो ये दो हिस्सों में डिवाइडेड है। हम पहला हिस्सा देखेंगे और शुरुआत करेंगे यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेस से। देखो, अब यहाँ पे होता क्या है कि जैसे अगर मैं एक चार्ज की बात करूँ, अगर मैं एक सिंगल चार्ज लेता हूँ तो चार्ज जो है वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है अगर हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से आता है? वैसे भी इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला एक चैप्टर है, वो अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन आप देखोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि अगर मान लो आपके पास एक चार्ज है तो चार्ज की वजह से इसके अराउंड ना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इसके अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है किसी चार्ज के अराउंड। उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर कोई तुम दूसरा चार्ज रख देते हो, मान लो क्यू चार्ज रख देते हो, तो ये क्यू चार्ज ये क्या करेगा? इसको रिपेल करेगा। मतलब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मान लो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ई है इस पॉइंट पे, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये क्या करेगा? फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। एंड ये जो फोर्स अगर एफ एक्सपीरियंस कर रहा है तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करते हैं फोर्स जो भी ये एक्सपीरियंस कर रहा है और डिवाइडेड बाय जो भी इसका चार्ज का वैल्यू है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किसके वजह से आता है? किसी न किसी चार्ज की वजह से आएगा। तो मान लो ये चार्ज है, मेन चार्ज, इसके वजह से इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। किसी के भी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप कोई दूसरा चार्ज रखते हो तो वो चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करता है, उस पर लगता है फोर्स। अब यहाँ पे ये फोर्स रिपल्सिव लग रहा है क्योंकि दोनों चार्ज सेम है। अब यहीं कहीं पे अगर सपोज करो मैं एक नेगेटिव चार्ज रख देता हूँ माइनस क्यू, तो इस पर भी फोर्स लगेगा, बस ये फोर्स उल्टे डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आप देख सकते हो कि चार्जेस से बाहर निकल रहा है। हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलता है ऐसे। और अगर कहीं नेगेटिव चार्ज बढ़ाओगे तो नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड उसके पास जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी हम पढ़ेंगे, पर आप इतना चीज़ आपको पता होना चाहिए, 11th से ही पता होना चाहिए, क्योंकि ये 11th का कॉन्सेप्ट है। अगर कोई नेगेटिव चार्ज रखते हो तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर घुसता जाता है, और उसका जो अगर मान लो पॉजिटिव चार्ज है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड उससे दूर जाता है। ये चीज़ क्लियर है? अच्छा, अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में आप एक पॉजिटिव चार्ज रखते हो तो उस पर लगता है फोर्स, ठीक है? तो अगर क्यू चार्ज है उस पर फोर्स एफ लग रहा है और इस पॉइंट पे इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अगर वो ई है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एफ फॉर्मूला हम एफ अपॉन क्यू लिख सकते हैं, और यहाँ से आपको फोर्स का फॉर्मूला मिल जाएगा। ये है इलेक्ट्रिक फोर्स Q इंटू ई। याद रखो फोर्स क्या है? Q इंटू ई। इन शॉर्ट Q चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाला तो वो Q चार्ज उस इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स फील करेगा, और उस फोर्स का वैल्यू क्या है? Q इंटू ई। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जहां जा रहा है उसी डायरेक्शन में उसको फोर्स लगेगा और वो भागता जाएगा, ठीक है? अगर वो नेगेटिव चार्ज है तो उतना ही फोर्स लगेगा यही फॉर्मूले से, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। बात बहुत सिंपल है। जैसे मान लो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जा रहा है तो नेगेटिव चार्ज रखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में से फोर्स लगेगा, और पॉजिटिव चार्ज रखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। वही सेम चीज़ यहाँ पे भी हो रहा है। तो अगर हम इस चीज़ को समराइज करें तो मैं यहाँ पे अभी फिलहाल लिख देता हूँ कि अगर मान लो अपने पास है पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो मैं फोर्स की बात कर रहा हूँ उसको इलेक्ट्रिक फोर्स बोलते हैं, तो हम पहले इलेक्ट्रिक फोर्स की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स चार्ज को लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो मान लो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे इस तरीके से, इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड आता कैसे है? इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज की वजह से आता है। अभी हमने देखा था पॉजिटिव चार्ज रहे नेगेटिव चार्ज रहे, अगर चार्ज होगा तो हमने क्या किया, यहाँ पे बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज जमा करके रखा हुआ है, वो मैंने बताया नहीं यहाँ पे, और जनरली वो पॉजिटिव चार्ज बनाया नहीं जाता है। पॉजिटिव भी हो सकता है, यहाँ फिर यहाँ पे नेगेटिव जमा कर दोगे तो भी ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, या यहाँ पॉजिटिव जमा कर दो यहाँ नेगेटिव जमा कर दो। इन शॉर्ट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो चार्ज की वजह से आएगा, समझे? तो मान लो हमारे पास ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट? और ये आप क्या कर रहे हो, इसके अंदर चार्ज रखते हो। अगर आपने एक पॉजिटिव चार्ज रखा है, पॉजिटिव क्यू चार्ज रखा है, तो इस पर लगेगा फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, और इसे हम इलेक्ट्रिक फोर्स बोलेंगे। इलेक्ट्रिक फोर्स एफ ई,
अगर आपने इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर नेगेटिव चार्ज रखा माइनस क्यू, तो इससे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, माइनस क्यू लिखा हूँ, एफ ई, डायरेक्शन तो मैंने बता दिया ना, एफ इंटू ई, इसे ऑपोजिट डायरेक्शन में। और ये जो आपका इलेक्ट्रिक फोर्स एफ ई है उसका वैल्यू क्या है, क्यू इंटू ई, समझ गए, क्यू इंटू ई। ये ध्यान रखना, मैं लिख नहीं रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज को फोर्स लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज को फोर्स लगता है। तो एफ ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फोर्स, दिस इज इलेक्ट्रिक फोर्स। देखो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है आपके पास, उसके अंदर आपने चार्ज रखा, आपने उसमें चार्ज रखा या चार्ज को भगा दिया, जो किया, इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर फोर्स लगाएगा, ये क्लियर है, ठीक है। इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि चार्ज आपका रेस्ट पे है कि मोशन में है, अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो उस पर फोर्स लगेगा, और फोर्स हमेशा या तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा या तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। वो इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका चार्ज नेगेटिव है या पॉजिटिव। ये डायरेक्शन की बात हो गई, वैल्यू की बात हो गई, और फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लगता है, क्यू इंटू ई। अब बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगेगा वो होगा आपका मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, एफ एम लिख देता हूं यहाँ पे मैं। पहली बात तो ये कि हम मैग्नेटिक फील्ड की बात कर लेते हैं कि भाई मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। देखो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मैग्नेट के अराउंड होता है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के अराउंड होता है, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड जो है आपका मैग्नेट के अराउंड होता है। तो अगर मान लो यहाँ पे मैं एक मैग्नेट रख देता हूँ जिसका ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो इसके मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होंगे। ये भी कॉन्सेप्ट आपका 11th का ही है, लेकिन फिर बता दूँ मैं, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड इसका निकलेगा अंदर जाएगा, निकलेगा अंदर जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्या होता है, नॉर्थ से आपको बाहर निकलता हुआ दिखेगा और साउथ से अंदर घुसता हुआ दिखेगा, लेकिन ये शुरुआत या अंत नहीं होता है इसका, बल्कि हमेशा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्लोज लूप बनाता है, मैग्नेटिक लाइंस। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड के लाइंस आपको दिख रहा है हमेशा क्लोज लूप बनाएगा, मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा तो घूम के पूरा वापस यहाँ पे आ जाएगा, तो ये पूरा अंदर घूम के वापस मिल जाता है। हालांकि ये चीज़ आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ नहीं होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज लूप नहीं बनाता है, वो पॉजिटिव से स्टार्ट होता है और अगर कहीं नेगेटिव चार्ज दिख गया तो नेगेटिव में घुस के खत्म हो जाता है, और नहीं है तो फिर वो इन्फिनिटी तक जाएगा, लेकिन घूम के वापस रिटर्न नहीं आता है। लेकिन मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हमेशा जहाँ से स्टार्ट होगा घूम के रिटर्न आ जाएगा वहाँ से। अब ये भी देखोगे तो यहाँ से ऐसे जाएगा और यहाँ से आगे कंटिन्यू घूम के वापस इसमें आ जाएगा। तो अगर बाहर से आप देखोगे तो नॉर्थ पोल से आपको बाहर आता हुआ लाइंस दिखेगा इस तरीके से, साउथ पोल से अंदर घुसता हुआ दिखेगा, और मैग्नेट के अंदर झांकोगे तो वो साउथ से लेकर नॉर्थ तक आपको चलता हुआ दिखाई देगा। ये सारे के सारे मैग्नेटिक फील्ड के लाइंस है जो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये है आपका मैग्नेटिक फील्ड। तो आप मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मैग्नेट से प्रोड्यूस कर सकते हो, राइट। हम ऐसे भी कर सकते हैं कि एक मैग्नेट ऐसे रख दो जिसका यहाँ पे नॉर्थ पोल है और साउथ कहीं और है, मतलब इस साइड है, और यहाँ पे एक नॉर्थ साउथ पोल रख दो जिसका नॉर्थ पोल इस साइड रहेगा। तो अब आपको लाइंस ऑफ फोर्स कैसे दिखते हैं, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, ये मैग्नेटिक फील्ड है आपका। मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं, बी इज मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला और वैल्यू अब आपको पता चलेगा, बस ये समझ लो कि ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो यहाँ देखो हमेशा नॉर्थ से साउथ की ओर आपको जाते हुए दिखाई देगा, बाहर है ना ये मैग्नेट के बाहर हमेशा मैग्नेटिक फील्ड आपको नॉर्थ से साउथ की ओर जाते हुए दिखाई देगा, और ये आपका अगेन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो मान लेते हैं हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है। अब सवाल ये है कि अगर एक मैग्नेटिक फील्ड है आपके पास, लेट मी जस्ट ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड, आई विल ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड विद ब्लू लाइंस जस्ट टू डिफरेंशिएट इट फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड। हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड बी। अगर मैं इसके अंदर चार्ज रखता हूं, मान लो इसके अंदर मैंने जाके एक चार्ज रख दिया, तो क्या इस पर फोर्स लगेगा? इस पर फोर्स नहीं लगेगा, समझे। अगर आप एक चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में ले जाकर रखते हो तो उस पर फोर्स नहीं लगेगा। मैग्नेटिक फील्ड में कोई मैग्नेट रखोगे तो वो उसको रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा, वो डिपेंड करता है। जैसे मान लो यहाँ पे आपने ले जाकर नॉर्थ पोल रख दिया तो ये नॉर्थ रिपेल करेगा, साउथ से अट्रैक्ट करेगा, वैसे साउथ रख दिया तो उल्टा हो जाएगा। लेकिन एक चार्ज को अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो उस पर फोर्स नहीं लगेगा, रखने पर नहीं लगेगा। लेकिन अगर चार्ज को तुमने भगाना चालू कर दिया, मान लो आपने चार्ज को एक वेलोसिटी दे दी इस तरीके से,
वेलोसिटी दे दी, v क्या है, वेलोसिटी, v इज वेलोसिटी, तब इस पर फोर्स लगेगा। क्यों लगेगा वहां पे भी देखते हैं हम लोग, पर अगर चार्ज भागने लग जाए तब उस पर फोर्स लगेगा। तो यहाँ पे मैं दो चीजें लिख रहा हूँ फटाफट। पहली चीज तो ये कि चार्ज एट रेस्ट, अ चार्ज एट रेस्ट इन मैग्नेटिक फील्ड, इन मैग्नेटिक फील्ड doesn't experience force, doesn't experience force, ठीक है, पहली चीज तो ये। लेकिन अ चार्ज मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड, अगर आप इस चार्ज को एक सेकंड में इसको सेव कर दो, तो कीड़े मकोड़ों का भरोसा नहीं। अ चार्ज मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड, अगर चार्ज को आपने मैग्नेटिक फील्ड में भगाना चालू कर दिया, मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस मैग्नेटिक फोर्स, तब उस पर फोर्स लगना चालू हो जाएगा। एक्सपीरियंसेस मैग्नेटिक फोर्स, तब ये मैग्नेटिक फोर्स इस पर लगना चालू हो जाएगा। और ये मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू क्या होगा, दैट मैग्नेटिक फोर्स इज गिवन बाय Fm इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। ये फॉर्मूला है मैग्नेटिक फोर्स का, ठीक है। अब ये देखो Q जो है यहाँ पे पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, उस हिसाब से डायरेक्शन भी यहाँ पे चेंज होगा, पर वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अभी फिलहाल यहाँ पे समझो कि इतना मैग्नेटिक फोर्स लगता है, ये मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला हो गया। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स था Q इंटू ई, वैसे यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स जो लगता है इस पर V क्रॉस B लगता है। अच्छा, चार्ज अगर रुका हुआ है तब फोर्स नहीं लग रहा है, लेकिन जब चार्ज भागने लग जाता है तो याद करो, एक भागता हुआ चार्ज जो होता है वो एक मूविंग चार्ज जो होता है, मूविंग चार्ज, अगर चार्ज भाग रहा है तो हम क्या बोलते हैं, करंट फ्लो हो रहा है। करंट का मतलब ये होता है ना, चार्ज का फ्लो। तो एक मूविंग चार्ज करंट की तरह होता है। तो जब चार्ज भागने लग जाता है तो ये करंट बन जाता है। और आपने बचपन में पढ़ रखा है कि अगर कहीं करंट फ्लो हो रहा है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, और उसका डायरेक्शन हम राइट हैंड थंब रूल से देते हैं अगर वो कंडक्टर स्ट्रेट रहा तो, है ना। तो जैसे ये चार्ज भागने लग जाएगा ये करंट बन जाता है, और जब करंट बन जाता है तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है, समझे। तो जब ये चार्ज भागने लग जाए तब इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, क्योंकि तब ये करंट बन जाता है, और वो मैग्नेटिक फील्ड और ये मैग्नेटिक फील्ड इंटरैक्ट करते हैं, और इसी की वजह से मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स एक्सपीरियंस करता है, क्योंकि मूविंग चार्ज खुद अपना मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करता है। लेकिन जब चार्ज रेस्ट पे होता है तब तो आप करंट बोलोगे है ही नहीं, और करंट नहीं है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं होगा, तब ये सिंपली चार्ज होता है और उसका सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। मूविंग चार्ज क्योंकि करंट की तरह काम करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ इंटरैक्ट करता है, और इसलिए सिर्फ मूविंग चार्ज ही मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फोर्स एक्सपीरियंस करता है। क्लियर ये चीज, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब ये फोर्स को समझते हैं। एक तो यहाँ पे क्यू वी क्रॉस बी, ये तो वेक्टर के फॉर्म में हो गया, और अगर हम स्केलर के फॉर्म में देखें तो यही मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Fm इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। वी क्रॉस बी देखो, ए क्रॉस बी क्या होता है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, ये होता है ना। तो ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो ए बी साइन थीटा होता है, तो वैसे ही वी क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, वी बी साइन थीटा। तो ये क्यू वी बी साइन थीटा, जहाँ पे थीटा क्या है, स्मॉल एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल हमने बना रखा है यही एंगल थीटा हम लोगों ने यहाँ पे ले रखा है। देखो ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये वेलोसिटी है चार्ज का, इसके बीच में जो एंगल बन रहा है ये थीटा है। तो इतना फोर्स लगता है। इस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, इस फोर्स का डायरेक्शन v क्रॉस b के डायरेक्शन में होता है। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो आप डायरेक्शन के लिए, डायरेक्शन ऑफ फोर्स की हम बात करते हैं, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, it is directed along v cross b for positive charge और minus v cross b for negative charge। ठीक है, अब इसको थोड़ा समझते हैं कि डायरेक्शन कहाँ है। जैसे मान लो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है इस तरीके से, और ये मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रहा है ऐसे,
और आपने क्या किया, इसके अंदर चार्ज रखा एक, और ये चार्ज को आपने यहाँ भगा दिया ऐसे, वेलोसिटी यहाँ पे। इन दोनों के बीच में एंगल थीटा आपको मिल जाएगा ये वाला। तो आपको क्या करना है, v क्रॉस b। अब देखो ये राइट हैंड थंब रूल, अब ये एक्चुअली क्या है, ये दिस इज नथिंग बट राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, देखो हमको डायरेक्शन कैसे मिलेगा फोर्स का, v क्रॉस b से, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इज इक्वल टू q b क्रॉस b। तो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन जो है वो v क्रॉस b के डायरेक्शन में होता है, समझे। अब देखो अगर मान लो q का तुमने माइनस q कर दिया, नेगेटिव चार्ज कर दिया, तो फिर माइनस v क्रॉस b हो जाएगा। इससे मैंने लिख रखा है नेगेटिव चार्ज के लिए माइनस v क्रॉस b। पहले v क्रॉस b को समझ लेते हैं कि फोर्स का डायरेक्शन जा कहाँ रहा है। आप v क्रॉस b का डायरेक्शन निकालो, वही फोर्स का डायरेक्शन हो जाएगा। क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, v क्रॉस b का डायरेक्शन कैसे होगा, देखो आपको क्या करना है, अपने राइट हैंड का रूल यूज करना है। दिस इज राइट हैंड थंब रूल। तो आपको पहले वेक्टर पे आपकी उंगलियां डालनी है और उसको घुमा के दूसरे वेक्टर के पास लेके जाना है। थंब का जो डायरेक्शन है वही आपके v क्रॉस b का डायरेक्शन हो जाएगा और वही फोर्स की भी डायरेक्शन होगा। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ है, आपने चार्ज को यहाँ फेंक दिया, तो v क्रॉस b कैसे करोगे बताओ, अपने उंगलियों को v के पास लेके जाओ और देखो v और b के बीच में एक छोटा एंगल बन रहा है, एक बड़ा एंगल बन रहा है। ये छोटा एंगल है, पीछे से लेके जाओगे तो बड़ा एंगल है। तो हमें बड़ा एंगल से नहीं घुमाना है, याद रखना है स्मॉलर एंगल, छोटे एंगल से घुमाना है। तो आप अपने राइट हैंड को पहले वेक्टर v के पास लेके जाओ और उसको घसीट के घुमा के b के पास ले आओ। देखो इसको पूरा झाड़ू मार के स्वीप करके b के पास लेके आना है, तो ऐसे लेके आओगे। अब v क्रॉस b किया तो थंब का डायरेक्शन कहाँ पे, अंदर की ओर है, तो आपका फोर्स अंदर की ओर लगेगा इस चार्ज पे। मैग्नेटिक फोर्स इसको अंदर की ओर लगेगा, समझ गए कि नहीं। उसी तरीके से अब अगर सपोज करो यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज होता, तो नेगेटिव चार्ज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस v क्रॉस b। तो माइनस v क्रॉस में पहले क्या करोगे, v क्रॉस b निकाल लो, अंदर जा रहा है तो माइनस v क्रॉस b बाहर आ जाएगा। तो अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो अंदर फोर्स लगेगा। बस करना क्या है, पॉजिटिव के लिए जो डायरेक्शन निकालोगे उसका उल्टा कर देना है। अब एक एग्जांपल और देता हूं, जैसे मान लो ये आपका हॉरिजॉन्टल सरफेस है, एक वेक्टर यहां जा रहा है और दूसरा वेक्टर यहां जा रहा है। मान लो आपका, एक काम करते हैं, यहाँ पे सीधे सीधे मैग्नेटिक फील्ड है, देखो इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड। इसको मैं इधर से बनाने की कोशिश करता हूँ, देखो आप इमेजिन कर पाते हो कि नहीं। मान लो ये तुम्हारा प्लेन है इस तरीके से, और इस प्लेन में इस डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे समझ गए ना, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। अब आपने क्या किया, यहाँ पे एक चार्ज लिया और चार्ज को सामने सामने में फेंक रहा हूँ इस डायरेक्शन में, तुम्हारे तरफ आ रहा है चार्ज। ये जो चार्ज आपको दिख रहा है, ये चार्ज तुम्हारे तरफ आ रहा है, इसकी वेलोसिटी है। तो आप बताओ v क्रॉस b का डायरेक्शन कहाँ होगा। अब इस तरफ आ रहा है तो आपको अपने राइट हैंड को रखना है आपके तरफ v, और उसके बाद b कहाँ पे बताओ, सामने की तरफ है, v आगे है, तो वेक्टर हमारा क्या होना चाहिए, पहला उंगलियां कहाँ होना चाहिए, पहले वेक्टर की तरफ v, और उसको घुमा के ऐसे b के पास लेके आना है। तो v क्रॉस b कहाँ जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। इसका मतलब इस पार्टिकल पे, इस चार्ज पे फोर्स ऊपर की ओर लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स। दिस इज Fn, समझे कि नहीं। v सामने की ओर है, v क्रॉस b ऊपर की ओर चला गया, तो इस पर फोर्स ऊपर की ओर लगेगा। अगर यहीं पे एक नेगेटिव चार्ज होता, फर्ज करते हैं यहाँ पे अगर एक नेगेटिव चार्ज होता और नेगेटिव चार्ज सामने से भाग रहा होता, तब इस पर जो फोर्स लगता, मैग्नेटिक फोर्स, तो v क्रॉस b तो ऊपर चला जाता, पर क्योंकि नेगेटिव चार्ज है ये, तो इस पर फोर्स नीचे की ओर लगता, समझे। तो ये इस तरीके से आपका फोर्स का डायरेक्शन हम देते हैं। एक राइट हैंड स्क्रू रूल भी आता है, राइट हैंड स्क्रू रूल से भी आप पता कर सकते हो, लेकिन राइट हैंड स्क्रू रूल से कई बार मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ इसलिए मैं वो यूज़ नहीं करता, पर आपको बता देता हूँ। राइट हैंड स्क्रू रूल के हिसाब से है, ये जो डायरेक्शन दिया जाता है वो कैसे दिया जाता है कि आपको स्क्रू घुमाना है। जैसे मान लो आप स्क्रू घुमाओगे ऐसे दीवार में, तो स्क्रू दीवार से बाहर आएगी ऐसे, राइट। और अगर आप स्क्रू को घुमाओगे ऐसे, तो नहीं ऐसे बाहर आएगा, नहीं ऐसे घुमाओगे तो आई थिंक अंदर जाएगा, सॉरी। यही देखो, इसी की वजह से मुझे कन्फ्यूजन हो जाता है कि अंदर जाएगा स्क्रू की बाहर आएगा, इसलिए मैं यूज़ ही नहीं करता। राइट हैंड मेरा एकदम परफेक्ट चलता है।
तो देखो अगर आप स्क्रू को ऐसे घुमाओगे तो स्क्रू टाइट होके अंदर जाएगा, और ऐसे घुमाओगे एंटी क्लॉकवाइज तो वो बाहर आएगा। तो बस यही काम करना है आपको, पहले वेक्टर को दूसरे वेक्टर की तरफ स्क्रू से घुमाना है। स्क्रू जहां जाएगा वहीं v क्रॉस b का डायरेक्शन आ जाएगा। तो मान लो अगर सपोज करो यहाँ पे v है और यहाँ पे b है, तो v को b की ओर घुमाओगे, v को b की ओर घुमाओगे छोटे एंगल से, तो स्क्रू आप क्लॉकवाइज घुमा रहे हो, तो इसका मतलब स्क्रू अंदर जाएगा, तो इसमें फोर्स का डायरेक्शन अंदर की ओर हो जाएगा। और ये हमने पहले ही देखा था कि फोर्स का डायरेक्शन यहाँ पे अंदर की ओर आ रहा है ना, मैग्नेटिक फोर्स। क्रॉस मतलब अंदर की ओर, डॉट मतलब बाहर की ओर होता है, याद रखना अभी इसमें, क्रॉस मतलब अंदर की ओर, डॉट मतलब बाहर की ओर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी अगर v को b की ओर घुमाओगे, पहले वाले केस में ऐसे घुमाओगे v को b की ओर, तो ऐसे घुमाओगे। अब ऐसे कहीं स्क्रू घुमाओगे तो स्क्रू ऊपर आएगा, तो बस फोर्स का डायरेक्शन ऊपर। नेगेटिव है तो नेगेटिव में हमको क्या करना है, स्क्रू में भी उल्टा कर देना है। अगर मैं v क्रॉस b कर रहा हूं तो ऊपर जा रहा है, पर क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स उल्टा करके नीचे चला जाएगा। तो आप राइट हैंड थंब रूल यूज कर सकते हो या फिर राइट हैंडेड स्क्रू रूल, ये आप पे डिपेंड करता है, आपको जो भी बेटर लगे। राइट हैंड थंब रूल में आपको क्या करना है, पहला वेक्टर v है, v को b के पास लेके जाना है घसीट के, जो थंब का डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, और स्क्रू में बस वही काम स्क्रू से कर देना है। समझ गए? तो ये आपका मैग्नेटिक फोर्स आ गया, समझे? अब देखो मैग्नेटिक फोर्स की कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे मैग्नेटिक फोर्स का अगर मैं वैल्यू लिखूं Fm इज इक्वल टू, वेक्टर फॉर्म में तो v क्रॉस b आ गया, और इसका स्केलर फॉर्म में q v b साइन थीटा होता है, ठीक है। अब देखो यहां पे देखो क्या होगा कि आपका मैग्नेटिक फोर्स जीरो कब कब हो सकता है, बताओ मैग्नेटिक फोर्स जीरो कब होगा? अगर सपोज करो आपकी वेलोसिटी जीरो हो, इस पे लिख देता हूं, मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज इज जीरो व्हेन पहला केस जब वेलोसिटी ही जीरो हो जाए। वेलोसिटी जीरो कब होगा, मतलब आपका चार्ज रेस्ट पे है। ये तो मैंने पहले बोला था ना कि चार्ज रेस्ट पे होगा तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। चार्ज रेस्ट पे होगा, v जीरो हो जाएगा तो मैग्नेटिक फोर्स जीरो हो जाएगा। या फिर अगर सपोज करो आपका थीटा का वैल्यू 0 डिग्री हो जाए। थीटा का वैल्यू 0 डिग्री मतलब जहां मैग्नेटिक फील्ड है, आपने मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही आपने चार्ज को फेंक दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही चार्ज को फेंक दोगे, दोनों के बीच में एंगल 0 बन जाएगा, आपका फोर्स 0 हो जाएगा। थर्ड केस, अगर थीटा का वैल्यू 180 डिग्री हो जाए या फिर पाई हो जाए, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में आपने चार्ज को फेंका। अगर मैग्नेटिक फील्ड वहां है और आप उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर चार्ज को फेंकते हो, तो इसके बीच में एंगल 180 डिग्री बन जाएगा, तो भी आपका फोर्स 0 हो जाएगा। क्योंकि देखो साइन 0 0 होता है, साइन 0 0 होता है, और साइन 180 डिग्री भी 0 होता है। तो थीटा का वैल्यू अगर 180 डिग्री रखोगे तो भी आपका वैल्यू फोर्स का 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन 180 डिग्री भी 0 होता है। 3 केसेस है जिसमें आपका चार्ज पर कोई फोर्स नहीं लगेगा अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में है तो। एक तो अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में रेस्ट पे रखा हुआ है, v 0 हो जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स 0 हो जाएगा। दूसरा, अगर सपोज करो उसका एंगल 0 मतलब मैग्नेटिक फील्ड जहां है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही चार्ज को फेंक दिया, तो भी फोर्स नहीं लगेगा उसके ऊपर। और मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में चार्ज को फेंका तो भी उस पर फोर्स 0 आएगा, तो भी उस पर मैग्नेटिक फील्ड फोर्स नहीं लगा पाएगा। तो ये 3 केसेस में आपका मैग्नेटिक फोर्स 0 हो जाता है। चलिए अब एक काम करते हैं, यहाँ पे फिर से मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करते हैं हम लोग। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला देखो, अब यहाँ से आ जाता है आपका मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या है, क्यू वी बी साइन थीटा। तो यहाँ से आपको b का वैल्यू मिल जाएगा, b इज इक्वल टू, बाकी सब नीचे आ जाएगा, Fm अपॉन क्यू वी इंटू साइन थीटा। ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ से हमको मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू मिल गया। अब मैग्नेटिक फील्ड का SI यूनिट क्या होगा बताओ? तो अगर आप देखोगे इसका SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B क्या हो रहा है, इसके सारे वैल्यूज डाल दो। फोर्स का SI यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। चार्ज का SI यूनिट क्या होता है, कूलम होता है। और v का SI यूनिट वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, तो ये मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अब ये सेकेंड ऊपर चला जाएगा तो इसका मतलब न्यूटन सेकेंड पर कूलम मीटर, ये हो जाएगा। लेकिन हम न्यूटन सेकेंड पर कूलम मीटर ये बार बार लिखेंगे तो बड़ा ही कन्वीनियंट नहीं है ये, मतलब न्यूटन सेकेंड पर कूलम मीटर
मतलब इसको अगर आप लिखोगे तो ऐसे लिखोगे, न्यूटन सेकेंड पर कूलम मीटर। अब ये अजीब सा, हम लोग को ऐसा अजीब सा लगता है बार बार इतना बड़ा यूनिट लिखने को, तो हमने क्या किया यहाँ पे बच्चों, हमने इसे, ये पूरे पार्ट को, ये जो यूनिट है आपका, इसको शॉर्ट में टेस्ला लिख दिया। दिस इज रिटन एज टेस्ला या फिर कैपिटल टी। तो इन शॉर्ट आप बोल सकते हो, अब लोग न्यूटन सेकेंड पर कूलम मीटर ऐसा नहीं बोलते हैं कि ऐसा यूनिट क्या है। अच्छा, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, और न्यूटन सेकेंड कूलम इनवर्स मीटर इनवर्स, एक ही चीज हो गई। तो हमने क्या किया, इसको भी ऐसे कर दो, तो इसको हमने क्या कर दिया, टेस्ला लिख दिया। ये लिखने के बाद जब हम टेस्ला लिखते हैं, तो जब आपसे कोई पूछे कि भाई एसआई यूनिट क्या है, एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, तो वो होगा टेस्ला या फिर कैपिटल टी। तो टेस्ला का कोई अलग मतलब नहीं, टेस्ला का मतलब यही होता है। मतलब आप ऐसे लिख सकते हो कि टेस्ला इज नथिंग बट न्यूटन सेकेंड पर कूलम मीटर, न्यूटन सेकेंड पर कूलम मीटर, इसी को टेस्ला बोला जाता है। अच्छा, तो ये ऐसा यूनिट हो गया आपका, ये इसको बोलो या फिर टेस्ला बोल दो, दोनों एक ही चीज़ है। टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट है। मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग टेस्ला में मेजर करते हैं। एक और यूनिट है, अदर यूनिट ऑफ बी, वो ऐसा यूनिट तो नहीं है, लेकिन ये यूनिट काफ़ी यूज होता है मैग्नेटिक फील्ड का, जिसको बोला जाता है गॉस। गॉस, तो टेस्ला और गॉस में रिलेशन है 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁴ गॉस होता है। तो ये टेस्ला और गॉस का रिलेशन, एक और यूनिट मैग्नेटिक फील्ड का, दैट इज टेस्ला एंड सॉरी दैट इज गॉस। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्सेस। अच्छा, अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों आपने अप्लाई कर दिया, तो बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, यहां पे लिख देता हूं, बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड। अगर मान लो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों आपने अप्लाई कर दिया, मतलब किसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, अब ये फिक्स नहीं है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, और आपने किसी डायरेक्शन में क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड भी लगा दिया, किसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड भी लगा दिया इस तरीके से, और फिर इस इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के कॉम्बिनेशन में अब आपका इसके अंदर एक चार्ज भाग रहा है किसी डायरेक्शन में, ये चार्ज लिया और चार्ज को आपने भगाना चालू कर दिया v वेलोसिटी से। तो ऐसे केस में इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगेगा और मैग्नेटिक फील्ड भी लगेगा। तो टोटल फोर्स क्या हो जाएगा बताओ इसके अंदर, टोटल फोर्स ऑन चार्ज, फोर्स ऑन चार्ज, टोटल फोर्स ऑन चार्ज F इज इक्वल टू, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा और प्लस एक आपका मैग्नेटिक फील्ड लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है उसका वैल्यू होता है Q इंटू ई, और मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हमने देखा था Q V क्रॉस B। तो Q आप कॉमन ले सकते हो यहाँ पे, और ये हो जाएगा E प्लस V क्रॉस B, ठीक है। तो ये जो टोटल फोर्स होता है इसको हम लोग लॉरेंट्ज फोर्स बोलते हैं। टोटल इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्सेस होता है इसको हम लोग लॉरेंट्ज फोर्स बोलते हैं, लॉरेंट्ज फोर्स, ठीक है। आप लॉरेंट्ज फोर्स अकेले इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को भी बोल सकते हो, दोनों मिला के जो टोटल फोर्स आपका आता है उसको भी लॉरेंट्ज फोर्स हम लोग बोलते हैं। तो लॉरेंट्ज फोर्स मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में जो चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करता है उसको लॉरेंट्ज फोर्स बोला जाता है, जो कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का एडिशन है। समझे? आगे बढ़ते हैं बच्चों, बात करते हैं यहाँ पे साइक्लोट्रॉन मोशन की। देखो, साइक्लोट्रॉन मोशन एक्चुअली सर्कुलर मोशन होता है चार्ज पार्टिकल का। अगर आप किसी चार्ज पार्टिकल को या किसी चार्ज को किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फेंकते हो, तो हमने देखा था कि जैसे उसको आपने फेंका, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उससे फोर्स लगता है जिसको हम लोग मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं, और उस मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू क्या होता है, क्यू वी बी साइन थीटा। अगर स्केलर के फॉर्म में, वेक्टर के फॉर्म में क्यू वी क्रॉस बी, ये मैग्नेटिक फोर्स लगता है उस चार्ज पार्टिकल पे अगर वो भागता है तो। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर चार्ज पार्टिकल को फेंकूं तब देखो क्या होता है। मान लो जैसे ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और अगर मान लो किसी चार्ज पार्टिकल को आपने परपेंडिकुलर फेंक दिया इसके अंदर, तब ऐसे केस में क्या होता है, इसको आपने जैसे मान लो यहाँ पे चार्ज पार्टिकल पकड़ लेते हैं हम लोग, और ये चार्ज पार्टिकल आपका यहाँ पे रखा हुआ है, और इस मैग्नेटिक फील्ड में आप देखो, मैग्नेटिक फील्ड जनरली हम ऐसे बनाते हैं, लेकिन जब आप मैग्नेटिक फील्ड आपके प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर घुसते हुए बनाते हो तो उसे क्रॉस क्रॉस बनाते हो। बाहर आते हुए जब भी आप मैग्नेटिक फील्ड बनाओगे, जैसे तुम्हारा प्लेन है,
पेपर का प्लेन होगा, यहाँ पे बोर्ड का प्लेन है मेरा, इससे बाहर अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड बनाना है तो मैं ऐसे डॉट 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 बनाऊंगा। डॉट से समझ में आ जाएगा सामने वाले को कि मैग्नेटिक फील्ड इससे बाहर निकल रहा है परपेंडिकुलर। जब मैं क्रॉस बनाता हूं तो सामने वाले को समझ में आ जाता है मैग्नेटिक फील्ड इस बोर्ड के परपेंडिकुलर अंदर घुस रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की साइड हो गया। अगर मैं इस बोर्ड पे कहीं भी चार्ज को फेंकूं, चाहे यहां फेंकूं चाहे यहां फेंकूं, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड जब बोर्ड के ही परपेंडिकुलर है तो बोर्ड में मैं कहीं भी चार्ज को फेंकूंगा तो वो चार्ज के वेलोसिटी के परपेंडिकुलर ही मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। तो हमने क्या किया यहाँ पे, चार्ज मूविंग परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज मूविंग परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। अब इसका असर देखो क्या होता है, अगर आप चार्ज, कब का चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर भाग रहा है तो क्या होगा देखो। अब इसमें होगा क्या, इस पर लगेगा फोर्स, और कहाँ लगेगा फोर्स वो देखते हैं। मान लो जैसे आपने ऐसे फेंक दिया उसको मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, ये उसकी वेलोसिटी। तो देखो वेलोसिटी, आपने इसको ऐसे फेंका और मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन कैसे दिया जाता है, v क्रॉस b। तो v ऊपर की ओर है, उंगलियों को ऊपर रखो, और b देखो अंदर की ओर है तो उस उंगलियों को अंदर की ओर घुमाओ, तो v क्रॉस b यहाँ आ जाएगा। मतलब इस पर जो फोर्स लगेगा v क्रॉस b वो यहाँ अंदर की ओर लगेगा। दिस इज मैग्नेटिक फोर्स जो ये एक्सपीरियंस करेगा, एंड दिस मैग्नेटिक फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। वेलोसिटी के परपेंडिकुलर ये मैग्नेटिक फोर्स लगता है। अच्छा एक बात ध्यान रहे, मैंने आपको बताया भी है कि अगर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर अगर कोई फोर्स लगाते हो तो वो फोर्स सिर्फ और सिर्फ उस वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज कर पाएगा, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर पाएगा। वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगा हुआ फोर्स सिर्फ उसका डायरेक्शन चेंज करता है। अगर आपको वेलोसिटी का वैल्यू भी चेंज करना है तो या तो वेलोसिटी के डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा जिससे वेलोसिटी बढ़ जाएगा, या तो वेलोसिटी की ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा जिससे वेलोसिटी कम हो जाएगी। लेकिन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगा हुआ फोर्स सिर्फ वेलोसिटी के डायरेक्शन को सिर्फ चेंज कर पाता है। तो इससे होगा क्या, इस फोर्स की वजह से इस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल जाएगा। अब ये चार्ज पार्टिकल यहाँ न भागकर यहाँ भागना चालू कर देगा, लेकिन यहाँ पे भी अगर भाग रहा है तो भी मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर ही है ना, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ही है, तो यहाँ पे भी उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। और ये मैग्नेटिक फोर्स फिर से कहाँ लगेगा, देखो ऐसे है तो ये V है, V ऊपर की ओर, अंदर है B तो V क्रॉस B फिर से ऐसे लग रहा है, और ये भी मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी के परपेंडिकुलर ही फोर्स लगेगा फिर से Fm, फिर से ये Fm फोर्स यहाँ पे लगेगा। फिर से क्या होगा, इस चार्ज पार्टिकल का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। अब ये चार्ज पार्टिकल यहाँ भागने लगेगा और फिर से इस पर मैग्नेटिक फोर्स अंदर की ओर लगेगा। ऐसे कंटिन्यूसली ये फोर्स लगता चला जाएगा और आप देखोगे कि ये चार्ज पार्टिकल जो है धीरे धीरे एक सर्कल में घूमता जा रहा है और ये सर्कल कंप्लीट करता जाएगा। इसका मतलब चार्ज मूविंग परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड परफॉर्म सर्कुलर मोशन। और याद रहे इस सर्कुलर मोशन में इसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही है क्योंकि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है। मैंने आपको अभी बताया था कि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर वाला फोर्स सिर्फ वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज कर सकता है, उसका वैल्यू चेंज नहीं कर सकता है। इसका मतलब स्पीड तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट स्पीड के साथ घूमता चला जा रहा है। सर्कुलर मोशन में अगर स्पीड कांस्टेंट हो जाता है तो हम उसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं पहले चैप्टर में। तो अगर एक चार्ज को तुमने मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर फेंक दिया तो वो सर्कल में घूमेगा, सर्कुलर मोशन, और कांस्टेंट स्पीड के साथ घूमेगा। मतलब वो क्या परफॉर्म कर रहा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करना चालू कर देता है इसके अंदर। अब ध्यान से देखो कि इसके सेंटर पे कौन सा फोर्स लग रहा है, यही मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, और सेंटर की ओर जो भी फोर्स लगता है उसको हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करूँ जो सर्कुलर मोशन करवा रहा है तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स इज नथिंग बट योर मैग्नेटिक फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स इज मैग्नेटिक फोर्स, यही मैग्नेटिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, mv स्क्वायर अपॉन आर, mv स्क्वायर अपॉन आर। और मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, अभी देखा था हम लोगों ने qvb साइन थीटा, तो qvb साइन थीटा हो जाएगा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होगा, क्योंकि थीटा का वैल्यू क्या होता है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। और ये हमने तभी अभी देख लिया था कि वेलोसिटी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है,
क्योंकि हम परपेंडिकुलर फेंक ही रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगा। अगले स्टेप में आप लिख सकते हो v और v कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एम वी अपॉन आर इज इक्वल टू q इंटू बी इंटू साइन 90 डिग्री, है ना, क्योंकि थीटा आपका 90 डिग्री हो गया। तो इस हिसाब से आप देखोगे तो साइन 90 डिग्री 1 होता है, तो एम वी का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ, क्यू बी हो जाएगा। एम वी इज इक्वल टू क्यू बी और आर हो जाएगा। और एम वी एक तो ये फॉर्मूला है। अब मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है, मोमेंटम होता है, मोमेंटम, तो ये मोमेंटम का फॉर्मूला क्यू बी आर हो जाएगा। आप उसको ऐसे लिख लो, या फिर अगर मैं आर की बात करूँ, रेडियस की बात करूँ, जिस रेडियस में घूम रहा है, तो उस रेडियस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इस रेडियस का फॉर्मूला, अच्छा यहाँ पे टेक्स्ट बुक में कैपिटल आर रेडियस लेके रखा हुआ है, तो मैं कैपिटल आर ले लेता हूँ, उससे फर्क नहीं पड़ता है, कैपिटल आर लो या स्मॉल आर लो, बस आप वहाँ पे लिख दो साइड में कि आर इज़ द रेडियस। तो नहीं तो बोलोगे सर टेक्स्ट बुक में अलग दिया हुआ है, वैसे बोलोगे नहीं, तुम लोग मेरे स्टूडेंट हो तो इंटेलिजेंट तो हो ही, पर स्टिल चलो मैं लेटर के मामले में टेक्स्ट बुक को ही फॉलो कर लो, ठीक है। अब देखो इस फॉर्मूले से क्या आएगा, आर का वैल्यू बताओ, एम वी अपॉन क्यू बी, एम वी अपॉन क्यू बी, तो ये रेडियस का फॉर्मूला हो गया, जिस रेडियस में ये घूम रहा है उसका ये फॉर्मूला, ठीक है। तो ये इक्वेशन हो गया। अब इस मोशन को हम लोग साइक्लोट्रॉन मोशन बोलते हैं। जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी चार्ज पार्टिकल को फेंकोगे और सर्कल में घूमने लग जाए तो हम इसी को साइक्लोट्रॉन मोशन बोलते हैं। साइक्लोट्रॉन मोशन मतलब क्या, अ चार्ज पार्टिकल मूविंग परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड व्हेन इट इज प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर अगर किसी चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट करोगे, फेंकोगे, तो वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने लग जाता है, और इसी मोशन को हम लोग साइक्लोट्रॉन मोशन बोलते हैं। तो साइक्लोट्रॉन मोशन परफॉर्म कर रहा है, यहाँ पे सर्कल में घूम रहा है, समझ गए। जिस सर्कल में घूम रहा है उसका रेडियस, उसका मोमेंटम का फॉर्मूला, और ये दोनों सेम चीज़ है, मैंने मास इंटू वेलोसिटी को पी लिख दिया है, तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्यू बी आर और रेडियस का फॉर्मूला एम बी अपॉन क्यू बी। दूसरी बात ये है कि क्योंकि ये सर्कल में घूम रहा है और ये एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक पीरियोडिक मोशन होता है। पीरियोडिक मोशन इसीलिए क्योंकि सेम टाइम इंटरवल में ये बार बार अपने मोशन को रिपीट कर रहा है। पीरियोडिक मोशन का हम हमेशा टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं, तो तुम टाइम पीरियड इसका निकाल लो। टाइम पीरियड क्या होगा बताओ, टी इज इक्वल टू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। अब वो एक पूरे चक्कर लगाने में जो भी डिस्टेंस कवर कर रहा है वो 2 पाई आर है, तो टाइम टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पाई आर, और स्पीड क्या होगा v होगा। आर का वैल्यू अगर यहाँ से सब्सटीट्यूट कर दो तुम, तो ये बन जाएगा आपका 2 पाई अपॉन वी, और आर का वैल्यू क्या है एम वी अपॉन क्यू बी, एम वी अपॉन क्यू बी, वी और वी गया तो 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या आ गया 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। उसी तरीके से फ्रीक्वेंसी की बात की जाए, ये है टाइम पीरियड, टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है बताओ, फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा क्यू बी अपॉन 2 पाई एम। ये हो गई इसकी फ्रीक्वेंसी, साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी क्यू बी अपॉन 2 पाई एम। और आप देखो टी और एफ जो है वो आपके, जस्ट अ सेकेंड, टी और एफ जो है वो डिपेंड नहीं करता वेलोसिटी पे। देखो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी दोनों में वेलोसिटी नहीं है, ना टाइम पीरियड में वेलोसिटी है ना फ्रीक्वेंसी में वेलोसिटी है, तो हम लिख सकते हैं टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी डजंट डिपेंड ऑन वेलोसिटी, डजंट डिपेंड ऑन वेलोसिटी। वेलोसिटी कितनी भी रहे उससे फर्क नहीं पड़ता है, उस पर टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी डिपेंड नहीं करता। टाइम पीरियड मास, चार्ज, मतलब पार्टिकल का मास, जिस पार्टिकल के पास ये चार्ज है उसका चार्ज कितना है और मैग्नेटिक फील्ड कितना है, ये तीन चीज पे आपका टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी डिपेंड कर रहा है। वेलोसिटी पे ये टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी डिपेंड नहीं करता है, समझ गए। तो ये साइक्लोट्रॉन मोशन की बात हो गई। अब क्योंकि हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर आप किसी चार्ज को फेंकोगे परपेंडिकुलर तो वो सर्कल में घूमने लग जाता है, जिसको हम साइक्लोट्रॉन मोशन बोलते हैं। इसी साइक्लोट्रॉन के प्रिंसिपल को हम यूज करते हैं और इससे हम बनाते हैं साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेटर। एक्सेलरेटर मतलब
अगर आप किसी भी पार्टिकल को बहुत फास्ट भगाते हो और उसका स्पीड कंटिन्यूसली बढ़ाते चले जाते हो तो हम बोलते हैं कि हम उसे एक्सेलरेट कर रहे हैं। और ये जिस मशीन की मदद से आप करते हो, जिस मशीन की मदद से आप किसी पार्टिकल का स्पीड बढ़ाते चले जाते हो, उस मशीन को हम लोग एक्सेलरेटर बोलते हैं। तो हम साइक्लोट्रॉन मोशन के हेल्प से एक्सेलरेटर बिल्ड करते हैं और इसको हम लोग साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेटर बोलते हैं। हम इसमें क्या करते हैं, किसी भी चार्ज पार्टिकल को एकदम फास्ट करते चले जाते हैं, उसका स्पीड बढ़ाते चले जाते हैं। कैसे होता है ये चीज़, देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पे दो डीज लेते हैं। डी मतलब क्या, पूरा खाली डी होता है। डी शेप का दो चेंबर लेते हैं ऐसे, एक डी शेप का चेंबर ऊपर रखते हैं और दूसरे डी शेप का चेंबर नीचे रखते हैं ऐसे, इस तरीके से। अंदर पूरा खोखला होता है, आप समझ सकते हो ना, इस तरीके से ऐसे दो पार्ट, एक पार्ट इधर एक पार्ट इधर, और ये ऐसे रखा हुआ है। अंदर ये पूरा खाली है। इस पूरे पार्ट में हम लोग को चार्ज को भगाना है और यहाँ पे हम लोग एसी करंट का सप्लाई दे देते हैं। इस डी में एक एक वायर जोड़ के एसी करंट का सप्लाई दे देते हैं। एसी करंट की खासियत क्या होती है कि ये बार बार अपने प्लस माइनस को बदलता है। जैसे अगर मान लो मैं यहाँ पे एसी करंट लगा दूँ, किसी रेजिस्टेंस या कोई भी एक सर्किट है, इसमें एसी करंट लगा दूँ, तो एसी करंट में अगर मान लो ये पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का और ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद अब इससे क्या होगा, करंट यहाँ फ्लो होगा। कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद ये नेगेटिव हो जाता है और ये पॉजिटिव हो जाता है, तो करंट यहाँ फ्लो होने लग जाता है। फिर उसने उतने ही पर्टिकुलर टाइम के बाद फिर से ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, अब करंट यहाँ फ्लो होने लगेगा। मतलब करंट अब बार बार अपना डायरेक्शन बदलते जाता है, क्योंकि पोलैरिटी बार बार बदलता जाता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाता है। तो ऐसा करंट हमने यहाँ पे लगा रखा है। अब देखो फिलहाल ये जो एसी सा करंट है, मान लेते हैं कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है इसका और ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो अगर पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल है, तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था स्टार्टिंग में ही कि पॉजिटिव चार्जेस अगर कहीं पे रहते हैं तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है, और अगर नेगेटिव चार्जेस कहीं रहता है तो उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जाता है। तो अगर मैं यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव रख दूँ तो पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा और नेगेटिव के पास चला जाएगा। चार्जेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। कहाँ पे क्रिएट होता है, अच्छा इसको एक ठीक है चलेगा, इन दोनों के बीच में, इधर प्लस है इधर माइनस है, तो इन दोनों के बीच में इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। जस्ट अ सेकेंड, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा इस तरीके से, पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, समझे। इन दो डीज के बीच में जगह है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ होगा बताओ, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। आपको ये भी पता है कि अगर एक पॉजिटिव एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर मैं कोई चार्ज रखता हूँ, मान लेते हैं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ही है, तो उस चार्ज पर फोर्स लगता है, और वो फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स होता है। अरे यार, अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में आप अगर कोई चार्ज रखोगे तो उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा F = Q × E, और वो उस चार्ज को भगाने लग जाएगा। भगाने लगने का मतलब ये है, फोर्स लगेगा तो उसकी वेलोसिटी बढ़ने लग जाएगी। तो कुछ इसी तरीके की चीज़ यहाँ पे भी होती है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमने एक चार्ज रखा हुआ है, इस चार्ज को हमें भगाना है, उसको स्पीड देना है। तो मान लेते हैं कोई एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, हालांकि तुम ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल के साथ भी कर सकते हो, पर एग्जाम्पल के लिए समझने के लिए हम एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल यहाँ पे लेते हैं। अब इस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को मान लो तुमने यहाँ पे रख दिया, तो ये जो पूरा का पूरा पॉजिटिव प्लेट है, ये पॉजिटिव प्लेट क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, भगाएगा, और नेगेटिव के पास भगाएगा। तो इस दौरान इसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है और इसके पास एक वेलोसिटी आ जाती है। अब इस वेलोसिटी आने के बाद देखो यहाँ से जैसे वो नेगेटिव से हट गया, तब ये इसी वेलोसिटी से आगे कंटिन्यू करेगा। और अब हम क्या करते हैं, इस पूरे के पूरे सेटअप को किसी एक मैग्नेटिक फील्ड में ले जाकर रख देते हैं। वो मैग्नेटिक फील्ड जो है, या तो हम इसके परपेंडिकुलर रखते हैं, ये जो डीज आपको दिखाई दे रहा है ना, इसके परपेंडिकुलर हम वो मैग्नेटिक फील्ड रखते हैं। तो या तो परपेंडिकुलर अंदर जाते हुए मान लो, या तो परपेंडिकुलर बाहर आते हुए मान लो। फिलहाल तुम्हारे बुक में बाहर आते हुए दिखा हुआ है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड जो है, इस पूरे पार्ट में हमने मैग्नेटिक फील्ड बाहर आते हुए रख दिया है, मतलब बाहर आता हुआ एक मैग्नेटिक फील्ड है। और अगर वो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब ये चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर भाग रहा है। और इसमें अगर सपोज करो मैं देखूं तो बाहर आते हुए रखें कि अंदर जाते हुए रखें, एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे बना लेते हैं क्योंकि V × B का अगर देखा जाए तो V अगर नीचे है
और बी इधर है तो यहाँ आएगा, चलो ठीक है। तो यहाँ पे चार्ज पार्टिकल से शुरू करते हैं, एक सेकेंड। तो यहाँ से देखो भागा ये, क्योंकि ये पॉजिटिव प्लेट ने उसको रिपेल किया, ये नेगेटिव तक आया। अब यहाँ से जैसे ही वो स्पीड की वजह से अंदर एंट्री मार लेता है इस वाले एरिया में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इन दोनों के बीच में ही था, अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड से हट गया। तो अब इसके बाद इसकी वेलोसिटी नहीं बढ़ेगी, याद रखना, अब ये वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। पर क्योंकि इस कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ अब ये मैग्नेटिक फील्ड में आ गया, क्योंकि हमने क्या किया, इसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया, तो अब परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में वो भाग रहा है। और अभी भी हम लोगों ने देखा था कि अगर परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल भागेगा तो वो सर्कल में घूमने लग जाता है। तो यहाँ पे भी ये सर्कल में घूमने लग जाएगा ऐसे, और सर्कल में इसी देखो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ घूम रहा है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ सर्कल में घूमते घूमते यहाँ आ जाएगा। अब एसी करंट की फ्रीक्वेंसी कुछ ऐसी सेट की होती है कि जब तक ये यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ पे नेगेटिव था ना, जब तक ये यहाँ से यहाँ आएगा ये प्लेट अब पॉजिटिव बन जाएगा और ये नेगेटिव बन जाएगा। मैंने बताया था ना कि ये चलता रहता है। तो उसको सेट ऐसे किया जाता है कि जब ये यहाँ से यहाँ आए तब अब ये बन गया पॉजिटिव और ये बन गया नेगेटिव, और ये खुद क्या है बताओ, पॉजिटिव चार्ज है। तो फिर ये पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, नेगेटिव खींचेगा और इसकी वेलोसिटी फिर बढ़ जाती है। मतलब पहले जितनी वेलोसिटी थी उससे ज़्यादा वेलोसिटी अब आ जाएगी। अब फिर से क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है तो फिर सर्कल में घूमेगा, पर ज़्यादा वेलोसिटी होने की वजह से अब ये बड़े सर्कल में घूमेगा और फिर यहाँ आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी ऐसी सेट की हुई है, फिर से ये पॉजिटिव बन जाएगा और ये फिर नेगेटिव बन जाएगा, और फिर से क्या होगा बताओ, इसको रिपल्शन फील होगा और ये फिर भागेगा ज़्यादा वेलोसिटी से। अब ये वापस जब यहाँ पे आएगा तो इसकी वेलोसिटी अब इससे भी ज़्यादा हो चुकी होगी, क्योंकि बीच में उसको इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है, जोर से फोर्स लगा रहा है, रिपल्शन अट्रैक्शन की वजह से फोर्स बढ़ जा रहा है और ये बड़े सर्कल में घूमेगा। ये चलता जाएगा, जैसे यहाँ पे आएगा फिर से पोलैरिटी चेंज हो जाएगी और धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी बढ़ते चली जाएगी। जब ये इसी वेलोसिटी से बढ़ते चली जाती है तो यहाँ से अब ये क्या करेगा, एग्जिट करेगा। जब ये एग्जिट करता है तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वी एग्जिट। मान लो वो वी वेलोसिटी से एग्जिट कर रहा है, तो जबरदस्त वेलोसिटी से, क्योंकि हर एक टर्न के बाद इसकी वेलोसिटी बढ़ते चले जा रही है। अब बढ़ते बढ़ते जब यहाँ से निकलता है तो इसके पास बहुत वेलोसिटी हो चुका होता है और ये ज़बरदस्त वेलोसिटी के साथ बाहर निकलता है। यहाँ पे कोई एक टारगेट होता है जो हमने सेट करके रखा होता है कि इस टारगेट को इसको हिट करवाना है एक फास्ट वेलोसिटी से। टारगेट रख दो, उस फास्ट वेलोसिटी से ये हिट कर जाएगा और हमारे साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेटर का काम यहाँ पे हो चुका है, बड़े प्यार से, बड़े आसानी से, समझे। तो इस तरीके से साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेटर को डिज़ाइन किया जाता है। अब देखो इसकी बाकी की जो थियरी है, बाकी के फॉर्मूले वैसे ही हैं जैसे आपने साइक्लोट्रॉन मोशन के लिए देखा था। मतलब अगर मैं इसके मोमेंटम की बात करूं तो क्या होगा, ये मोमेंटम p इज इक्वल टू क्यू बी आर, है ना, या फिर आपका एम वी इज इक्वल टू मोमेंटम मतलब मास इंटू वेलोसिटी क्यू बी आर। टाइम पीरियड की बात करो तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। जो भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था वही सेम चीज़ यहाँ पे भी आ जाएगा। टाइम पीरियड 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, फ्रीक्वेंसी क्यू बी अपॉन 2 पाई एम। फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन इज क्यू बी अपॉन 2 पाई एम। तो ये आपके साइक्लोट्रॉन, फॉर साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेटर, इसकी ये सारी चीज़ें आपके सामने आपको दिख रही है, ठीक है। साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेटर का हम क्या करते हैं, देखो अब यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें वेरिएबल है अगर आप देखो तो, क्योंकि देखो अगर मैं रेडियस की बात करूँ, अच्छा रेडियस का इक्वेशन नहीं लिखा ना, मैं रेडियस का भी लिख देता हूँ। रेडियस क्या है, रेडियस कहाँ गया, आर इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी, ये भी लिख दो, आर इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी। अब देखो जैसे अगर मैं रेडियस की बात करूँ तो रेडियस तो कंटिन्यूसली सर्कल का बदलता जा रहा है ना, पहले छोटा रेडियस था, फिर रेडियस बड़ा हुआ बड़ा हुआ बड़ा हुआ, निकल गया। तो इन जनरल क्या होता है ना कि ये जो सबसे लास्ट वाला रेडियस होता है, सबसे बड़ा सर्कल होता है ना, उसका जो रेडियस है उसकी बात करते हैं वो। तो इसको हम क्या करते हैं, इसका जो रेडियस है ना वो रेडियस बना लेते हैं, और क्योंकि इस सर्कल के बाद वो एग्जिट कर जाएगा, बाहर निकल जाएगा, तो इसके रेडियस को आर एग्जिट बोला जाता है। तो इस आर एग्जिट का फॉर्मूला क्या होगा बताओ, यहीं से आर एग्जिट इज इक्वल, आर एग्जिट मतलब एग्जिट करते हुए जो लास्ट सर्कल है, उस लास्ट सर्कल का जो आपको रेडियस दिखाई दे रहा है
वो आपका आर एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, तो आर एग्जिट विल बी इक्वल टू एम, और इसकी वेलोसिटी क्या बताओ जिससे बाहर निकल रहा है, वी एग्जिट, तो एम वी एग्जिट अपॉन क्यू बी, ये हो जाएगा इसका आर एग्जिट। समझ गए? अब यहाँ से इसी को अब रीअरेंज कर दोगे तो वी एग्जिट मिल जाएगा, यानी कि जिस वेलोसिटी से एग्जिट मार रहा है वी एग्जिट दैट इज इक्वल टू क्यू बी आर एग्जिट अपॉन एम, यही होगा ना, ये वेलोसिटी हो गया एग्जिट मारने का, जिससे ये बाहर निकल रहा है, जिससे बाहर निकल रहा है उस वेलोसिटी का वैल्यू ये हो जाएगा आर एग्जिट के टर्म्स में। अब अगर मान लो बाहर निकलते हुए पार्टिकल का, अगर हम बाहर निकलते पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी निकालें, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ एग्जिट, मतलब बाहर निकलते हुए जो काइनेटिक एनर्जी आएगा वो क्या आएगा, हाफ एम वी स्क्वायर, और ये वी क्या होगा, वी एग्जिट होगा, दैट इज इक्वल टू हाफ एम वी एग्जिट, ये है क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर एग्जिट का स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, तो वी एग्जिट का स्क्वायर मतलब वी एग्जिट का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, तो क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर एग्जिट का स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, तो एक एम कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा क्या, क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर एग्जिट का स्क्वायर अपॉन एम, यही आपकी काइनेटिक एनर्जी, बाहर निकलते हुए चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी साइक्लोट्रॉन मोशन में या साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेटर में ये होगी। ठीक है, इसमें एक चीज़ और दी गई है कि देखो यहाँ पे दो फ्रीक्वेंसी की बात होगी, एक तो फ्रीक्वेंसी जिस फ्रीक्वेंसी से ये आपका चार्ज पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है, और दूसरा आपका एसी जो सोर्स लगा के रखा है आपने एसी करंट का, उसका फ्रीक्वेंसी। तो एसी का जो फ्रीक्वेंसी होगा इसको हम लोग एफ ए सी लिख देते हैं और एफ ए लिख देते हैं, और जो आपका चार्ज पार्टिकल होगा या साइक्लोट्रॉन की जो फ्रीक्वेंसी होगी, साइक्लोट्रॉन में कौन घूम रहा है, चार्ज घूम रहा है, इसकी फ्रीक्वेंसी को हम लोग एफ सी लिख देते हैं। तो ये जो हमने लिखा है वो एक्चुअली एफ सी है, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी एफ सी, एफ सी रहने दो, एफ ई लिख देता है आपने। तो एफ सी का वैल्यू तो हम लोग को पता है, इट इज दिस क्यू बी अपॉन टू एम, क्यू बी अपॉन टू एम लिखा मैंने, 2 पाई एम आएगा शायद, गड़बड़, क्यू बी अपॉन 2 पाई एम आ जाएगा, सॉरी यहाँ क्या, इसको देख लो, क्यू बी अपॉन 2 पाई एम, और यहाँ पे हम एक ऐसा कंडीशन बना देते हैं जिसको हम लोग रेजोनेंस कंडीशन बोलते हैं, रेजोनेंस कंडीशन, इसमें ये दोनों फ्रीक्वेंसी आपको इक्वल मिलेगी, मतलब एक्सेलरेटर साइक्लोट्रॉन का और एसी का फ्रीक्वेंसी आपको सेम मिलेगा, विच इज कॉल्ड रेजोनेंस कंडीशन। एक ऐसा कंडीशन क्रिएट करते हैं जिसका दोनों का फ्रीक्वेंसी आपको सेम मिल जाए, तो एक एसी का फ्रीक्वेंसी और एक आपका साइक्लोट्रॉन का फ्रीक्वेंसी जिससे ये भाग रहा है। ठीक है, तो दिस वाज साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेटर विच इज बेस्ड ऑन साइक्लोट्रॉन मोशन। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे अब हम बात करेंगे बच्चों हेलिकल मोशन की। हेलिकल मोशन, अब ये हेलिकल मोशन कब होगा और कैसे होगा वो देखो ध्यान से, इसको थोड़ा सा इमेजिन करना है आपको और कुछ नहीं। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं बच्चों कि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सामने के डायरेक्शन में, से थोड़ा सा इमेजिन करो, मैग्नेटिक फील्ड जो है आपका वो सामने के डायरेक्शन में है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ आपको इमेजिन करवाने की कि आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है, देखो ये पैरेलल प्लेट्स यहाँ पे मैं बना के रख रहा हूँ इस तरीके का, और आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस तरीके से, ये जो प्लेट सामने, अगर मान लो ऐसे प्लेट्स रख दो, या सामने की जो मेरी दीवार है यहाँ पे, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो कुछ इस तरीके से जा रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड आपका ऐसे है, इस दीवार के परपेंडिकुलर ऐसे जा रहा है इस तरीके से, मतलब सामने इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड आपका लगा के रखा हुआ है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड हम लोग इस प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसे जाते थे, अब मैं जो सामने यहाँ पे दीवार पड़ी हुई है मेरे, मैं यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड भेज दे रहा हूँ और मैंने प्लेट इकट्ठा कर रखा है। अब देखो अगर इस प्लेट पे जो कि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा हुआ है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ये प्लेट रखा हुआ है, सामने प्लेट मैग्नेटिक फील्ड है। अगर इस प्लेट में मैं कहीं भी चार्ज को फेंकता हूँ, चाहे यहाँ फेंकूँ या यहाँ फेंकूँ या यहाँ फेंकूँ या यहाँ फेंकूँ, कहीं भी चार्ज को फेंकता हूँ तो ये सर्कल में घूमने लग जाएगा, क्योंकि अगर ये प्लेट है, इस प्लेट को अगर मैं, जैसे सामने प्लेट है और मैग्नेटिक फील्ड सीधे जा रही है,
तो इस प्लेट में मैं कहीं भी चार्ज को फेंकूं, यहाँ फेंकूं या यहाँ फेंकूं या यहाँ फेंकूं, अगर प्लेट के प्लेन में ही फेंक रहा हूं कहीं भी मैं, यहाँ 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 कहीं भी, तो वो तो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ही हो गया ना। ये पूरा का पूरा प्लेट आपका मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो गया। तो इस प्लेट में मैं कहीं भी फेंकूं अगर मैग्नेटिक चार्ज को, तो वो चार्ज सर्कल में ही घूमने वाला है, क्योंकि हमने देखा था कि अगर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर चार्ज को फेंका जाता है तो वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो अगर सामने मैग्नेटिक फील्ड है, उसके परपेंडिकुलर प्लेन में मैं कहीं भी चार्ज को फेंकता हूं तो वो सर्कल में घूमने वाला है ऐसा। अगर मैं परपेंडिकुलर ना फेंककर इस चार्ज पार्टिकल को अगर एक एंगल पे फेंक दूं, ऐसे ये वेलोसिटी है, एक एंगल पे फेंक दूं, तब क्या होगा। अब एंगल पे फेंक दिया मैंने, तो हम क्या करेंगे, अब इस वेलोसिटी को दो कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे। एक तो वर्टिकल कंपोनेंट होगा इसका, जो कि इस परपेंडिकुलर प्लेन के अंदर होगा, और दूसरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा जो कि एक्चुअली आपके मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही होगा। तो ये दो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मैंने बना दिया। अब आपको कंपोनेंट में डिवाइड करना आता है वेलोसिटी को। एक परपेंडिकुलर मैं एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करता हूँ इस तरीके से, क्या हो रहा है यार, एक परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे, दूसरा परपेंडिकुलर वाई एक्सिस पे। ये एंगल अगर थीटा है तो ये वेलोसिटी का ये कंपोनेंट जो है ये हो जाएगा v cos थीटा, और क्योंकि थीटा के साथ है तो v cos थीटा, थीटा से अलग है तो ये हो जाएगा आपका v sin थीटा। तो इसका मतलब अगर आपने एक एंगल पे फेंक दिया, मैग्नेटिक फील्ड आगे है और हम उसको परपेंडिकुलर इस प्लेन में फेंक रहे थे, लेकिन हम अब उसको एंगल पे फेंकेंगे ऐसे। तो जब आप एंगल पे फेंकोगे तो इस वेलोसिटी का एक कंपोनेंट v sin थीटा आपने परपेंडिकुलर फेंक दिया, और एक v cos थीटा आपने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंक दिया। अब क्योंकि v cos थीटा जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही जा रहा है, तो हमने स्टार्टिंग में लिखा था, याद करो, कि अगर आप किसी भी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में फेंकते हो तो उस पर फोर्स जीरो हो जाता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में फेंकोगे तो थीटा जीरो हो जाएगा, साइन थीटा जीरो हो जाएगा, फोर्स जीरो हो जाएगा। तो क्योंकि आप इसको ऐसे इमेजिन कर रहे हो कि हमने बीच में फेंका तो वैसे एंगल पे है, पर इस वेलोसिटी को हमने दो पार्ट में तोड़ दिया, एक ऊपर वाला और एक सामने वाला। तो ये जो सामने वाला v cos थीटा वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी से ये आगे जाएगा। ये जो चार्ज पार्टिकल है ये v cos थीटा वेलोसिटी से आगे जाएगा, क्योंकि, और इस पर कोई फोर्स भी नहीं लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही है यहाँ पे। तो ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में सीधा जाते जाएगा और इस वेलोसिटी में कोई चेंजेस भी नहीं आएगा, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे जाएगा। रीजन सिंपल है, क्योंकि ये वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है, इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो ये चार्ज पार्टिकल इस वेलोसिटी से आगे कंटिन्यूसली चलता जाएगा। इस वेलोसिटी को हम लोग v पैरेलल लिख देते हैं, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। साथ ही साथ ये v sin थीटा जो आपको दिख रहा है, इसको आपने मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डाल दिया है। तो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर अगर वेलोसिटी दोगे तो वो सर्कल में घूमेगा, तो ये v sin थीटा से सर्कल में भी घूमने लग जाता है। सर्कल में घूमने की जो वेलोसिटी है वो है v sin थीटा, और क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो हम इस v sin थीटा को v परपेंडिकुलर बोल देते हैं। तो ये इस वेलोसिटी से सर्कल में घूमता जाएगा और इस वेलोसिटी से चार्ज पार्टिकल आगे भी भागेगा। तो वो सर्कल में भी घूम रहा है और आगे भी भाग रहा है, सर्कल में भी घूम रहा है और आगे भी भाग रहा है। तो आपको जो इसका मोशन है वो कुछ ऐसे दिखाई देगा, और इसी को हम लोग बोलते हैं हेलिकल मोशन। दिस इज व्हाट यू कॉल हेलिकल मोशन। इस हेलिकल मोशन में चार्ज पार्टिकल आगे भी जा रहा है, किससे, v पैरेलल वेलोसिटी से, which is nothing but v parallel is nothing but v cos थीटा, ठीक है। और वो सर्कल में भी घूम रहा है, वो सर्कल में भी घूम रहा है, किससे, v परपेंडिकुलर से, दैट इज v sin थीटा। तब वो v पैरेलल से आगे जा रहा है, उसको छोड़ दो। जिस वेलोसिटी से वो सर्कल में घूम रहा है, अगेन उस वेलोसिटी के हम सारे वही इक्वेशंस यूज करेंगे जो कि हम लोग साइक्लोट्रॉन मोशन के लिए यूज करते आ रहे थे। तो साइक्लोट्रॉन मोशन का हमने इक्वेशन यूज किया था, वही यूज करेंगे। mv इज इक्वल टू qbr और r इज इक्वल टू mv अपॉन qb। तो रेडियस टाइम पीरियड इसके इक्वेशंस लिख लेते हैं।
तो इसका रेडियस जिस सर्कल में घूमेगा वो क्या होगा, mv/qb। लेकिन किस वेलोसिटी से वो रेडियस में घूम रहा है, v sin थीटा वेलोसिटी से। तो v sin थीटा अपॉन क्यूबी, या तो ऐसे लिख दो, या फिर mv sin थीटा को हम लोग क्या बोल रहे हैं, v परपेंडिकुलर, तो mv परपेंडिकुलर अपॉन क्यूबी, ऐसे लिख दो। एक चीज तो ये। और दूसरा टाइम पीरियड की बात करते हैं। टाइम पीरियड क्या हो जाएगा बताओ इसको सर्कल में घूमने का, 2πm/qb, 2πm/qb। तो ये तो वेलोसिटी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो इससे फर्क नहीं पड़ता है। और फ्रीक्वेंसी इसी का उल्टा हो जाएगा, f = qb/2πm। तो ये सिर्फ सर्कल में घूमने वाली चीज। बाकी इसके अलावा एक्स्ट्रा काम ये क्या कर रहा है कि v cos थीटा यानी कि v पैरेलल वेलोसिटी से ये आगे भी जा रहा है, और इसीलिए ये सिर्फ सर्कुलर मोशन ना होकर हेलिकल मोशन हो गया यहाँ पे। तो अगर एक चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर भगाओगे तो वो सर्कल में घूमेगा। अगर एक एंगल दे के फिर उसको छोड़ोगे, मैग्नेटिक फील्ड से एक एंगल पे ले आओ उसके बाद फेंको उसे, तो फिर वो हेलिकल मोशन परफॉर्म करने लग जाता है। और ये एग्जांपल अभी आप लोगों ने देख लिया, समझ में आया। आगे बढ़ते बच्चों, यहाँ पे अब आपको, इसके पहले हम चार्जेस की बात कर रहे थे कि अगर मान लो हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है और उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर आप किसी चार्ज को भगाते हो तो उस पर क्या फोर्स लगेगा। अब चार्ज के बजाय यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कंडक्टर की। मान लो आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड है पहले से ही पीछे, और उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर आपने कोई एक कंडक्टर रखा है, कंडक्टर, और वो अगर कंडक्टर भाग रहा है, एक काम करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे नहीं बनाता हूँ बल्कि मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के परपेंडिकुलर बनाता हूँ। तो अगर आप प्लेन के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड बनाते हो, जैसे मान लो मैग्नेटिक फील्ड के लाइंस एकदम ऐसे अंदर घुस रहे हैं, तो अगर आप उस तरीके से बनाते हो तो आप उसको क्रॉस रिप्रेजेंट करते हो। क्रॉस का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड जो है आपके इस प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर की ओर जा रहा है, और अगर आपको बाहर की ओर दिखाना है तो आपको लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे डॉट बनाने होंगे। डॉट मतलब बाहर होता है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, डॉट का मतलब आउटवर्ड होता है, परपेंडिकुलर आउटवर्ड, और क्रॉस का मतलब इनवर्ड्स होता है, परपेंडिकुलर इनवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मान लो इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से रहा, और इसके अंदर अगर आपके पास कोई कंडक्टर, उसके परपेंडिकुलर कोई कंडक्टर रखा हुआ है, इस कंडक्टर के अंदर अगर करंट फ्लो हो रहा है आई, तो इस पर लगेगा फोर्स। मतलब चार्ज भागेगा तो फोर्स लगेगा, और करंट फ्लो होगा तो कंडक्टर पे फोर्स लगेगा, और इस पर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा उस फोर्स का फॉर्मूला होगा IL×B। IL×B, L जो होगा वो कंडक्टर के लेंथ के अक्रॉस होता है और करंट के डायरेक्शन में होता है। तो L जो होता है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, आप यहाँ पे याद रख सकते हो, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट। जैसे कि आपका सपोज करो यहाँ पे भी L जो है ऊपर की ओर होगा क्योंकि करंट ऊपर की ओर जा रहा है, तो ये L है। B कहाँ पे होगा बताओ, अंदर की ओर होगा, ये चलो इससे हम लोग B पता कर लेते हैं, तो B ऐसे अंदर की ओर होगा, अंदर की ओर। तो बताओ L×B कहाँ जाएगा, L×B के डायरेक्शन में आपका फोर्स लगेगा। तो L है ऊपर तो आप उंगलियां रखो ऊपर, B है सामने तो ऐसे रख दो ताकि मैं B की तरफ अंदर की तरफ घुमा सकता हूँ उंगलियों को। L ऊपर की ओर, B अंदर की ओर घुस रहा है, तो L×B यहाँ लगेगा। इसका मतलब आपका जो फोर्स होगा फिलहाल यहाँ पे लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स इसको यहाँ पे लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स L×B के डायरेक्शन में। तो फोर्स लगता है L×B के डायरेक्शन में, और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है आपका I×L×B sin थीटा। इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो sin थीटा में, थीटा जो होगा, थीटा स्मॉल एंगल बिटवीन, दो एंगल बनते हैं, दोनों में से छोटा एंगल लेना है आपको, स्मॉल एंगल बिटवीन करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, आप ऐसे याद रख लो, करंट एंड मैग्नेटिक, मतलब L और B होता है। अब L का मतलब करंट का डायरेक्शन ही हुआ ना, करंट डायरेक्शन, क्योंकि L आपका करंट के डायरेक्शन में ही होता है। फिलहाल यहाँ देखोगे तो ये एंगल 90 डिग्री है, पर जरूरी नहीं कि हमेशा 90 डिग्री ही हो। आपका अंदर की ओर जा रहा है B और ऊपर की ओर जा रहा है L मतलब करंट का डायरेक्शन, तो अभी तो फिलहाल 90 डिग्री है थीटा L और B के बीच में, पर ये जरूरी नहीं कि 90 डिग्री हो, कुछ और एंगल भी हो सकता है। तो इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स ऑन वायर कैरिंग करंट। आगे हम बात करेंगे फोर्स ऑन करंट लूप, फोर्स ऑन करंट लूप। अगर एक करंट का लूप बन जाए, उसे आपने अगर मैग्नेटिक फील्ड में डाल दिया,
करंट लूप का मतलब ये होता है कि वो क्लोज लूप बना है कुछ इस तरीके से, ऐसे। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड फिर से अंदर की ओर जा रहा है और मैं इसके अंदर करंट का लूप रख देता हूँ। अब लूप आपका सर्कुलर भी हो सकता है, किसी और शेप का भी हो सकता है, इससे फर्क नहीं पड़ता है, बस वो शुरू हो रहा है तो ख़त्म हो जाना चाहिए। जैसे मान लो ये लूप ऐसे हो सकता है करंट लूप, या फिर इर्रेगुलर शेप का भी हो सकता है ऐसे, ठीक है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है कुछ ऐसे, कोई भी शेप का हो, अगर क्लोज लूप उसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है तो फोर्स आपका ज़ीरो हो जाएगा। क्लोज लूप पे फोर्स ज़ीरो होता है, क्लोज लूप पे फोर्स लगा नहीं सकता मैग्नेटिक फील्ड। इसमें होता क्या है कि चारों तरफ से फोर्स लगाता है और सारे फोर्सेस बैलेंस हो जाते हैं। तो क्लोज लूप पे आपका जो फोर्स होगा मैग्नेटिक फोर्स, दैट विल बी इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। लेकिन क्लोज लूप को अगर यूज करोगे आप तो क्लोज लूप में टॉर्क जरूर लगता है, टॉर्क ऑन करंट कैरिंग लूप। फिर से हम वही बात करते हैं यहाँ पे कि अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है और उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर सब, जैसे अब इस तरीके से ले लेते हैं हम लोग, ये रहा आपका मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, ये रहा आपका मैग्नेटिक फील्ड, इसमें आप क्या करो, एक करंट कैरिंग लूप डाल दो। हम फिलहाल सर्कुलर लूप से समझते हैं, पर आप कोई भी लूप यूज़ कर सकते हो। अब आपको ये देखना है कि वो जो लूप आपको दिखाई दे रहा है उस लूप का मैग्नेटिक फील्ड जो है, ये जो लूप आपके पास करंट का लूप है, आपको क्या करना है, उसका उसके परपेंडिकुलर एक नॉर्मल ड्रॉ करना है और वो उसका एरिया वेक्टर हो जाएगा। जैसे मान लो ये लूप है, इसके परपेंडिकुलर आप एक लाइन ड्रॉ कर दो और वो लाइन का जो डायरेक्शन है वो आप कैसे दोगे, राइट हैंड थंब रूल से दोगे। जैसे मान लो ऐसे है ना, ऐसे जा रहा है तो डायरेक्शन ऊपर आ रहा है ऐसे, क्योंकि करंट ऐसे जा रहा है ना, तो राइट हैंड थंब रूल से आपका डायरेक्शन इधर की ओर जा रहा है। इस डायरेक्शन में हम लोग एक क्वांटिटी डिफाइन करते हैं जिसको बोला जाता है म्यू, और इस म्यू को बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अब ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है अगर आप ध्यान से देखोगे तो, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो इस आगे की डायरेक्शन की ओर है और म्यू ऊपर की ओर है, तो इसके बीच में एक एंगल बनेगा, किसके बीच में, म्यू और बी के बीच में, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को हम डिफाइन कैसे करते हैं, वी डिफाइन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एज n इंटू आई इंटू ए। अगर इसका नंबर ऑफ टर्न्स है, अगर नंबर ऑफ टर्न नहीं है, एक ही टर्न है, तो n का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो सिंपली करंट मल्टीप्लाइड बाय इसका एरिया, ए क्या है, इसका एरिया है। अगर सर्कल है तो एरिया पाई आर स्क्वायर होगा पूरे लूप का, और अगर मान लो स्क्वायर है तो जैसे भी हम स्क्वायर का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं, ट्राइंगुलर शेप का भी ये लूप हो सकता है, बस लूप होना चाहिए। लूप में टोटल मैग्नेटिक फोर्स 0 होगा, लेकिन हो सकता है उस पर टॉर्क लगे, तो टॉर्क के लिए हमने पहले डिफाइन किया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। और इस डायरेक्शन में आपका म्यू जो होता है, वो म्यू जो होता है वो कैसे बनाओगे आप, आपका जो लूप है उसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में म्यू होगा, और वो म्यू ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, पर आपको राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से म्यू डिसाइड करना है। जैसे मान लो अगर सपोज करो करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से म्यू का डायरेक्शन ऊपर की ओर होगा, ये रहा म्यू। मान लो आपके पास इस तरह से एक रेक्टेंगुलर लूप है और करंट आपका ऐसे फ्लो हो रहा है उसके अंदर, तो राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से देखो करंट ऐसे जा रहा है, तो करंट अगर ऐसे जा रहा है तो आपका म्यू का डायरेक्शन इस केस में नीचे आ जाएगा। समझ गए ना म्यू का डायरेक्शन कैसे देना है। मैग्नीट्यूड वाइज म्यू इज इक्वल टू एन इंटू आई इंटू ए हुआ, नंबर ऑफ टर्न्स, करंट मल्टीप्लाइड बाय एरिया, और इसका ऐसा यूनिट जो होता है, ऐसा यूनिट होगा आपका एम्पियर मीटर स्क्वायर। इसको बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अब इस पर जो टॉर्क लगेगा, अगर आप सपोज करो एक करंट कैरिंग लूप मैग्नेटिक फील्ड में डालते हो, तो उसके मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कुछ ना कुछ एंगल बनेगा, और इस पर फोर्स तो नहीं लगेगा लेकिन टॉर्क जरूर लगता है। टॉर्क का फॉर्मूला होता है म्यू क्रॉस बी, और मैग्नीट्यूड के हिसाब से देखोगे तो म्यू इंटू बी इंटू साइन थीटा, हाँ क्रॉस प्रोडक्ट है ना, साइन थीटा। तो एक तो या तो आप ये फॉर्मूला यूज कर लो, या फिर म्यू का वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट करोगे विच इज एन इंटू आई इंटू ए, तो एन इंटू आई इंटू ए इंटू बी इंटू साइन थीटा हो जाएगा।
तो या तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज़ कर लो अगर नंबर ऑफ टर्न्स ये सब दिया है तो, नहीं तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के टर्म्स में आप पहले म्यू निकाल लो, म्यू भी साइन थीटा हो जाएगा। तो ये रहा टॉर्क आपका। अच्छा, एक और चीज़ इसमें दो बोला जाता है कि अगर सपोज करो आप बाहर से इस पर फोर्स लगाते हो, बाहर से आप उस पर टॉर्क लगा के घुमाते हो, जैसे मान लो इसके ऊपर टॉर्क तो लगे रहे, इस टॉर्क की वजह से ये घूमना चालू कर देगा। अगर आप बाहर से पकड़ के इसको उल्टा घुमा रहे हो तो इसका मतलब आपको उल्टा टॉर्क लगाना पड़ेगा। और हम बोलते हैं कि हम क्या करते हैं, इस टॉर्क जो आपका मैग्नेटिक टॉर्क लग रहा है उसके अगेंस्ट वर्क डन कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट वर्क डन कर रहे हैं और उसको वर्क डन करके रोटेट करवा रहे हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं वर्क डन टू रोटेट कॉइल फ्रॉम थीटा नॉट टू थीटा, इसे ऐसे रोटेट करना है कि पहले स्टार्टिंग में इसका एंगल थीटा नॉट था, बाद में रोटेट करके उसका एंगल थीटा हो गया। एंगल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट म्यू और बी के बीच की बात कर रहा हूं मैं। घुमा दोगे तो मान लो स्टार्टिंग में एंगल थीटा नॉट था, उसमें आपने क्या किया, बाद में उसको थीटा एंगल तक घुमा दिया, तो आपने किया वर्क डन। और उस वर्क डन का फॉर्मूला होता है आपका म्यू इंटू बी कॉस थीटा नॉट माइनस कॉस थीटा। देखो एक कॉइल जो होता है वो मैग्नेट की तरह होता है, मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, वो भी एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे फिलहाल कॉइल के बारे में पढ़ा दे रहा हूँ, एग्जैक्टली सेम चीज़ आगे आप अगले चैप्टर में मैग्नेट के बारे में पढ़ोगे, तो वहाँ पे मैं ये पूरा डिटेल में नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करूँगा, आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो वर्क डन आपने थीटा नॉट से थीटा तक घुमाने का कर दिया यहाँ पे। अब अगर मैं मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करूँ, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, तो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी के केस में हम क्या करते हैं, इनिशियल एंगल को 90 डिग्री पे फिक्स कर देते हैं। तो इनिशियल एंगल अगर 90 डिग्री हुआ तो कॉस थीटा नॉट जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि कॉस 90 डिग्री 0 होता है, तो ये माइनस म्यू भी कॉस थीटा हो जाएगा। ऐसे केस में जो आपका वर्क डन होता है उसी को हम पोटेंशियल एनर्जी बोल देते हैं, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। मतलब जो भी आप वर्क डन कर रहे हो 90 डिग्री से थीटा तक घुमाने के लिए, मतलब इसमें जब हम पोटेंशियल एनर्जी का वर्ड यूज करेंगे तो इनिशियल एंगल फिक्स हो जाएगा 90 डिग्री। अगर हम 90 डिग्री से थीटा तक घुमा रहे हैं तो जो भी वर्क डन होगा वो पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा, नहीं तो इन जनरल हम वर्क डन ही बोलेंगे सिर्फ। तो यहाँ पे आपका बन जाएगा माइनस म्यू बी कॉस थीटा, क्योंकि ये माइनस साइन यहाँ पे है और ये 0 हो जाएगा, और यू कैन सिंपली राइट इट एज माइनस म्यू डॉट बी अगर आपको डॉट प्रोडक्ट में लिखना है तो ये, नहीं तो ये फॉर्मूला। तो ये हो गया मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो, आप अगर देखो तो कॉइल के केस में मैं आपको बता दूं कि अगर एक कॉइल है, मान लेते हैं, मान लो आपके पास एक कॉइल है और मैग्नेट है, दोनों एक जैसा होता है। जैसे कॉइल है, कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है, पहले मैग्नेट की बात कर लेते हैं, उसके बाद आपको समझ में आएगा। मान लो एक मैग्नेट है, मैग्नेट में ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है, तो आपको पता होना चाहिए कि लाइन्स ऑफ फोर्स जो होता है मैग्नेट के वो कैसे होते हैं, वो नॉर्थ से बाहर की ओर शुरू होते हैं, साउथ की ओर अंदर घुसते हैं। ऐसे नॉर्थ से चालू होते हैं, साउथ की ओर अंदर घुसते हैं, लेकिन अंदर भी वो कंटिन्यू करते हैं। मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स कभी भी आपका क्लोज लूप ही बनाता है, वो जहां से शुरू होगा वहीं पे खत्म होगा, तो वापस यहाँ पे अंदर ही अंदर क्या होता है, साउथ टू नॉर्थ तो घूम जाता है, फिर से अंदर साउथ टू नॉर्थ वो घूम जाता है। ठीक है, तो ऐसे लाइन्स ऑफ फोर्स देखो, यहाँ से चालू होंगे, नॉर्थ से बाहर जाएंगे साउथ की ओर और फिर से वो अंदर घुस जाएंगे। यहाँ पे भी वही हाल होगा, पूरा अंदर घुसेगा वो। तो आप देखोगे तो बाहर आपको दिखेगा नॉर्थ से लाइन्स ऑफ फोर्स निकल रहा है, साउथ की ओर अंदर जा रहा है, और अंदर देखोगे मैग्नेट के तो साउथ से नॉर्थ की ओर वो लाइन्स ऑफ फोर्स जाता है, बाहर नहीं, बाहर नॉर्थ से निकलता है, साउथ में जाता है। अगर आपको ये कॉइल ले लेते हो इस तरीके से, कॉइल में अगर मान लो करंट फ्लो हो रहा है से, तो ये मैग्नेट की तरह ही होता है। कॉइल में अगर आपका करंट फ्लो हो रहा है कुछ इस तरीके से, तो हमने, अच्छा इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हम कैसे डिफाइन करते हैं, मैग्नेट का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट साउथ से लेकर नॉर्थ तक डिफाइन होता है, म्यू। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे तो म्यू हमने ऐसे डिफाइन किया था। इसके लाइंस ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड के जो लाइंस है वो भी राइट हैंड थंब रूल से दिया जाता है। तो राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से आप देख सकते हो इस तरीके से बाहर की ओर आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड, इसका भी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कुछ ऐसा ही आता है, यहाँ से बाहर निकलता है और फिर ये पीछे से घूम के यहाँ से अंदर चला जाता है, यहाँ से अंदर चला जाता है। तो आप क्लियरली देख सकते हो
कि यहाँ से अगर बाहर निकल रहा है तो ये अपने आप में नॉर्थ पोल है, ये साइड अपने आप में क्या है, नॉर्थ पोल है, और क्योंकि यहाँ से जा रहा है तो ये अपने आप में साउथ पोल है। अब अगर तुम यहाँ से देखोगे तो करंट का डायरेक्शन कैसे दिख रहा है बताओ, ऐसे दिख रहा है एंटी क्लॉकवाइज। और इस कॉइल को पीछे से देखोगे तो करंट का डायरेक्शन आपको ऐसे दिखेगा, दैट इज क्लॉकवाइज। इन शॉर्ट, अगर आप सामने से किसी लूप को देखते हो और करंट एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से, सॉरी, क्लॉकवाइज जा रहा है, और यहाँ अगर सपोज इसका पीछे वाला हिस्सा अगर देखो आप, अगर क्लॉकवाइज करंट मैं भेजूँ यहाँ पे इस तरीके से क्लॉकवाइज करंट, पर इसको मैं पीछे से देखूंगा तो मुझे करंट एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। एक ही कॉइल में आगे से देखोगे तो क्लॉकवाइज दिखेगा, अब पीछे से देखोगे तो एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। तो इसी को अगर मैं पीछे से देखूं तो मुझे करंट जो है एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देगा, दैट इज ऐसे जाते हुए नजर आएगा। तो राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से इसका मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर घुसता हुआ किस केस में, साउथ पोल के केस में, तो ये इसका साउथ पोल बन जाएगा। अब राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से इसका मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रहा है तो ये नॉर्थ दिखेगा। एक ही कॉइल में एक हिस्सा साउथ होता है, एक हिस्सा नॉर्थ होता है। कॉइल अपने आप में एक मैग्नेट की तरह ही होता है, तो कॉइल के बजाय अगर मैं मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड में डाल दूं तो भी वही सब चीज होगा। तो भी उस केस में क्या होगा बताओ, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा, उस पर लगेगा टॉर्क। मैग्नेट पे भी यही सब होगा, मैग्नेट की वजह से भी मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी आएगा। मैग्नेट को अगर आप घुमाते हो थीटा नॉट से थीटा तक तो उस केस में भी वर्क डन होगा, उस पर भी टॉर्क लगेगा, उसका भी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है, पर उसमें फॉर्मूला एन इंटू आई इंटू ए नहीं होता है, उसका फॉर्मूला अलग होता है, वो आपने 11th में पढ़ा है, वो हम बाद में देखेंगे। अगर 11th में मैग्नेटिज्म टॉपिक रहेगा तो वो मैं पढ़ा दूंगा, नहीं तो आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। उसमें भी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट लेकिन होता है। तो मैग्नेट और कॉइल एक जैसा होता है, अगर कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है तो सारी चीज़ें एक जैसी होंगी। हम आगे जो अगला चैप्टर है मैग्नेटिक मटेरियल्स, उसमें देखेंगे ये सारी चीज़ें वापस रिपीट होने वाली है। मैंने बस दोनों का कनेक्शन आपको बता दिया, समझ गए ये चीज़। अच्छा, उसके बाद आपको यहाँ पे देखो क्या करना है बच्चों, कि अगर इसका हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे कॉइल को हम लोग क्या करते हैं, कॉइल से मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बनाता है। गैल्वेनोमीटर का काम हम लोग ने ऑलरेडी देख लिया था करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में। गैल्वेनोमीटर का यूज़ हम करंट मेजर करने के लिए करते हैं, और उसी में अगर मान लो कुछ चेंजेस लाया तो हम उसे एमीटर या वोल्ट मीटर बना सकते हैं। अब इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को देखो क्या होता है, कैसे करंट के बारे में हमें बताता है। इसमें बीच में पड़ा होता है कॉइल, और ये कॉइल जो है वो इस एक यहाँ पे सॉफ्ट आयन का कोर होता है, सिलेंड्रिकल कोर होता है कुछ इस तरीके से, उस पर इस तरह से कॉइल लपेटा होता है। मान लो n नंबर ऑफ टर्न्स का कॉइल लपेट दिया है। अब इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड ऐसे क्रिएट किया जाता है कि हमेशा यहाँ पे मैग्नेटिक, ये जो लाइंस होते हैं ना, ये जो लाइंस है आपके, किसके लाइंस है, ये आपके कॉइल के जो लाइंस है, ये लाइंस आपको हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में दिखाई देंगे। मतलब जैसे मान लो ये आपका कॉइल है, तो ये कॉइल हमेशा आपको मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही दिखाई देगा इस तरीके से। इसके वजह से होता क्या है, क्योंकि ये रेडियली मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट किया गया है, इसके वजह से होता क्या है आपका, कि हमेशा आपका म्यू का जो डायरेक्शन होगा वो यहाँ पे होगा, और आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यहाँ होगा। तो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड और म्यू के बीच में 90 डिग्री ही बना रहता है। इस रेडियल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आपका म्यू और बी के बीच में जो एंगल बनता है वो हमेशा 90 डिग्री ही बनता है। अब होता क्या है, जब आप इस कॉइल के में करंट फ्लो करवाते हो तो आप लोगों को पता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर करंट कैरिंग कॉइल रखें हम लोग, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर हम लोग करंट कैरिंग कॉइल रखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर करंट कैरिंग कॉइल रखेंगे तो उस पर लगेगा टॉर्क, और टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, या तो म्यू बी साइन थीटा या तो एन आई ए बी साइन थीटा। तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लें, एन आई ए बी साइन थीटा। मैग्नेटिक फील्ड का टॉर्क एन आई ए बी साइन थीटा, पर साइन थीटा में थीटा हमेशा 90 डिग्री होगा, तो साइन 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये एन आई ए बी हो जाएगा। अब होता क्या है इसमें कि इसके अंदर नीचे एक स्प्रिंग लगा रहता है। अब टॉर्क लगेगा तो ये कॉइल घूमने लग जाता है, कॉइल के साथ एक पॉइंटर लगा रहता है, पॉइंटर भी घूमने लग जाता है। जितना ज़्यादा करंट फ्लो करवाओगे उतना ज़्यादा इस पर टॉर्क लगेगा, उतना ज़्यादा कॉइल घूमेगा, और हमें ऊपर उतना ही करंट यहाँ पे बता दिया जाता है। समझ गए। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि नीचे स्प्रिंग लगा रहता है। अब कॉइल अगर ऊपर से घूमता है तो स्प्रिंग को भी घुमा देता है, तो स्प्रिंग क्या करता है, वापस आने की कोशिश करेगा,
और वो अपना रीस्टोरिंग टॉर्क लगाता है। जब ये स्प्रिंग का रीस्टोरिंग टॉर्क इस कॉइल पे लग रहे मैग्नेटिक टॉर्क के इक्वल हो जाता है, तब आपका वो पॉइंटर रुक जाता है उसी पॉइंट पे और आपको दिखाई देता है कि हाँ चलो इतना करंट फ्लो हो रहा है। समझे? रीस्टोरिंग टॉर्क जो स्प्रिंग का लगता है उसका फॉर्मूला है K इंटू फाइव, जहाँ पे फाइव क्या है, एंगल है, मतलब कितने एंगल से घुमा। इसको डिफ्लेक्शन बोलते हैं या एंगल बोलते हैं। कितने एंगल से आपका कॉइल घुमा है, ये आपका फाई है। तो वो फाई के प्रोपोर्शन होगा, जितना ज़्यादा एंगल उतना ही ज़्यादा आपका रीस्टोरिंग टॉर्क। के को आप यहाँ पे टॉर्शनल कांस्टेंट बोल सकते हो। तो जब ये दोनों वैल्यू बराबर हो जाता है, पॉइंटर आपका रुक जाता है उस पॉइंट पे, तो के फाई इज इक्वल टू एन आई ए बी हो जाएगा। और जैसे ही करंट आपने जीरो किया तो ये वाला टॉर्क खत्म, क्योंकि इसमें करंट जीरो तो टॉर्क खत्म। तो ये रीस्टोरिंग टॉर्क जो है उसे वापस लेके आ जाता है अपनी जगह पे। समझे? यहाँ पे जो फाई का वैल्यू आप ढूंढ सकते हो एन इंटू आई इंटू ए इंटू बी अपॉन के, इतना एंगल से आपका कॉइल घूमता है। कितने एंगल से घूमता है उसका ये फॉर्मूला आपके सामने है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में। आई बात समझ में? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब यहाँ पे आगे जो भी चैप्टर होगा इसमें, इससे पहले हमने क्या देखा कि ऑलरेडी आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड था। उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर चार्ज भागेगा तो उस पर फोर्स लगेगा क्यू वी क्रॉस बी। अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आपने कोई करंट कैरिंग कंडक्टर रख दिया तो उस पर फोर्स लगेगा आई एल क्रॉस बी। कॉइल रख दिया तो उस पर टॉर्क लगेगा। तो इसमें हम क्या कर रहे थे कि ऑलरेडी पीछे मैग्नेटिक फील्ड था, उसके अंदर हम चार्ज भगा रहे थे तो उस पर फोर्स लग रहा था। अगर हम लोगों ने कोई कंडक्टर रख दिया जिसमें करंट फ्लो हो रहा है तो उस पर फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स। और या कोई कॉइल रखेंगे तो उस पर टॉर्क लगेगा। ये तीन चीज़ें देखी थी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बात क्या होगी कि आपके पास कोई मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी नहीं होगा, बल्कि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। समझ रहे हो? मतलब अगर आपके पास कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है तो वो करंट अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अपना मैग्नेटिक फील्ड कैसे, कितना प्रोड्यूस करता है, बस हम लोग ये देखेंगे अब आगे के पूरे चैप्टर में जो भी होगा। तो ये किस पर बेस्ड है? बायो सावर्ट्स लॉ पर बेस्ड है। बायो सावर्ट्स लॉ देखो क्या कहता है कि अगर मान लो आपके पास कोई कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, किसी भी शेप का कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, करंट आई फ्लो हो रहा है मान लो, तो इसकी वजह से कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड आएगा। तो अब अगर मैं इस पूरे कंडक्टर का एक छोटा सा हिस्सा लेता हूँ जिसका लेंथ dl होगा और इसको मैं वेक्टर बना देता हूँ dl वेक्टर, उस लेंथ के अलोंग मैं डायरेक्शन ले लेता हूँ dl वेक्टर का, जहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है उसी के अलोंग हमने dl वेक्टर का डायरेक्शन ले लिया। और इस छोटे से कंडक्टर का जो पार्ट है उसका लेंथ dl है। जिस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए उस पॉइंट तक आप एक वेक्टर ड्रॉ कर दो, इसको हम r वेक्टर बोलेंगे। dl और r के बीच में जो एंगल बनेगा थीटा, इस पॉइंट पर आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको हम छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड dv लेंगे और इसका वैल्यू होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl क्रॉस r अपॉन r क्यूब। अगर वेक्टर फॉर्म में ले रहे हो तो, अगर स्केलर फॉर्म में लोगे तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl अब देखो dl इंटू आर इंटू साइन थीटा आएगा, पर एक r नीचे r से कैंसल आउट हो जाएगा, इसलिए मैं नीचे r स्क्वायर लिख दूंगा और ऊपर का r नहीं लिखूंगा। या तो ये स्केलर फॉर्म में या तो वेक्टर फॉर्म में। इस पॉइंट पे इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगा। अगर आपको पूरे कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो आपको बस इसको इंटीग्रेट कर देना है, पूरे कंडक्टर के लिए आपको मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर मिल जाएगा। डायरेक्शन क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड का? dl क्रॉस r के डायरेक्शन में होगा। dl उधर जा रहा है, देखो dl उधर जा रहा है, r नीचे जा रहा है। तो अगर मैं dl क्रॉस r लेता हूं तो सीधा प्लेन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है इस केस में। समझे? इसी का यूज करके हम लोगों ने बाकी सारी डेरिवेशन किए हैं, लेकिन डेरिवेशन की जरूरत नहीं है तो मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लॉन्ग स्ट्रेट। अगर मैग्नेटिक फील्ड हमको चाहिए तो लॉन्ग स्ट्रेट वायर में अगर करंट होगा तो उसके वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड आएगा। देखो लॉन्ग अगर लिख दिया तो समझ लेना इनफाइनाइट वायर है आपका। तो इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर आपके पास मान लो ये रहा ऐसे। अब लॉन्ग स्ट्रेट वायर इनफाइनाइट है, इसका मतलब क्या? यहाँ से भी इनफाइनाइट, यहाँ से भी इनफाइनाइट। यहाँ से अगर r डिस्टेंस में मान लो करंट I फ्लो हो रहा है इसके अंदर, यहाँ से अगर r डिस्टेंस पे आप मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हो
तो उस मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। डेरिवेशन की फिलहाल हमें कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट इस रिजल्ट पे ही क्वेश्चन आएगा। डेरिवेशन सीटी में क्यों आएगा, सीटी का क्या लेना देना डेरिवेशन से। अगर आपके पास सेमी इनफाइनाइट वायर है, सेमी इनफाइनाइट वायर, सेमी इनफाइनाइट वायर मतलब आधा इनफाइनाइट है और बाकी एक जगह से वो चालू होता है, मतलब नीचे वाला हिस्सा उसका मान लेते हैं कि यहाँ से चालू हो रहा है वो, और ऊपर वाला हिस्सा बस इनफाइनाइट है उसका। तो हमने क्या किया, इसका आधा कर दिया। मान लो जैसे जहाँ से हम निकाल रहे थे मैग्नेटिक फील्ड r डिस्टेंस लिया था, उसके ऊपर वाला हिस्सा ले लिया, नीचे वाला हिस्सा लिया ही नहीं हमने, तो इसका आधा हो जाएगा फिर मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ से अगर मैं r डिस्टेंस पे कहीं मैग्नेटिक फील्ड निकालता हूँ इस पॉइंट पे, तो इसका आधा हो जाएगा। ये म्यू नॉट अपॉन 2 था तो ये म्यू नॉट अपॉन 4πr हो जाएगा। ये सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए आपका मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम बात करेंगे आर्क की, सर्कुलर आर्क। सर्कुलर आर्क, अगर मान लो कोई किसी सर्कल का एक हिस्सा है आपका वायर, ये वायर है और ये एक आर्क के शेप में है। आर्क के शेप में मतलब अगर आप इसको कंप्लीट कर दोगे तो सर्कल बन जाएगा। और मान लो ये जिस सर्कल का हिस्सा आपको दिख रहा है उस सर्कल का कहीं ना कहीं सेंटर भी होगा। तो इस आर्क में जो करंट फ्लो हो रहा है और वो रेडियस r है मान लो, तो यहाँ से हम r डिस्टेंस यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं, तो ये मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होगा म्यू नॉट अपॉन 4πr इंटू थीटा। तो जो भी थीटा एंगल बना रहा है यहाँ पे, ये थीटा एंगल का वैल्यू डाल दो, करंट का वैल्यू डाल दो, और रेजिस्टेंस बोल रहा हूँ मैं, ये जो भी आर्क है उसका जो भी रेडियस है उसका वैल्यू डाल दो आप, तो आपको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा इस आर्क की वजह से। अगर मान लो सर्कुलर लूप है, उसके सेंटर पे आप निकाल रहे हो, मान लो सर्कुलर लूप है आपका, इसके सेंटर पे अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड का निकालना है, सर्कुलर लूप इसके सेंटर पे, तो इसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा एट सेंटर, मैग्नेटिक फील्ड होगा, उसका वैल्यू आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2r। याद रहे अगर नंबर ऑफ टर्न्स है, एक से ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स है, फॉर n टर्न्स, तो आपको n मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि ये एक टर्न का मैग्नेटिक फील्ड है। आप दूसरा टर्न ले आओगे तो दूसरे की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड आएगा। तो अगर n टर्न्स है तो आपको क्या करना है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r को n से मल्टीप्लाई कर देना है, और कुछ नहीं। अब देखो एक्चुअली इसका फॉर्मूला आपको अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है, आप इसी से आ जाएगा। क्योंकि अगर आप मान लो इसके अंदर थीटा का वैल्यू 2π डाल दो, ये एंगल थीटा है, अब इसको पूरा सर्कल बनाना है और सेंटर पे मानना है, तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 360 डिग्री, यानी कि 2π। तो थीटा का वैल्यू इसमें अगर 2π डालोगे तो 2π 1 से 2π 2 से, तो नीचे 2r आ जाएगा और यही वैल्यू आपको मिल जाएगा। तो ये दोनों सेम चीज़ है, बस इस सर्कल को कंप्लीट कर दोगे तो आपको ये वाला वैल्यू मिल जाएगा। इसी फॉर्मूले से थीटा का वैल्यू 2π डालना है, पास, समझे। चलो अब यहाँ पे एक लास्ट चीज़ इस केस में, एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल, अब मान लो यहाँ पे कॉइल कुछ इस तरीके से है आपका, और उसके अंदर अगर मान लो आपको करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो इससे जो लाइन गुजरती है बच्चों यहाँ पे, तो ये आपका कॉइल है मान लो, इस कॉइल के सेंटर से अगर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दो कुछ इस तरीके से, तो ये कॉइल का एक्सिस कहलाता है। तो इस करंट कैरिंग कॉइल ही है, पर अब हम इसके परपेंडिकुलर अगर एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दें तो उसको एक्सिस बोलते हैं। इस एक्सिस पे किसी पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, मान लो एट अ डिस्टेंस z आपको एक मैग्नेटिक फील्ड निकालना है सेंटर से, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होगा म्यू नॉट आई इंटू आर स्क्वायर अपॉन 2r² प्लस z² रेस टू 3/2। ये फॉर्मूला है आपका, ठीक है। किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, z डिस्टेंस पे सेंटर से, और r क्या है, इसका रेडियस है, ओके। और यहाँ पे भी अगर आप सेंटर पे चले जाओगे तो कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड फिर से यही हो जाएगा।
अगर आप एक्सिस पे z डिस्टेंस पे रहते हो सेंटर से तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेज टू 3/2। हाँ, फिर से यहाँ पे अगर कॉइल का नंबर ऑफ टर्न्स मान लो 4 है तो आपको 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, 6 है तो 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। कॉइल के केस में याद रखना जितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतने से आपको इस फॉर्मूले से मल्टीप्लाई कर देना है, n से मल्टीप्लाई करना है। तो अगर क्वेश्चन आएगा तो हम लोग डेफिनेटली देख लेंगे। ठीक है, फिर आता है बच्चों यहाँ पे एम्पियर्स लॉ। और एम्पियर्स लॉ वैसे तो मेरे हिसाब से आई एम नॉट श्योर कि अप्लाई करने आएगा कि नहीं, पर देख लेंगे। एक बार काम करो, पहले मैं बता ही देता हूँ क्या होता है ना। एम्पियर्स लॉ क्या, देखो क्या कहता है कि अगर हम कोई एक क्लोज लूप लेते हैं, उस क्लोज लूप के अंदर देखो कितने करंट्स हैं। मान लो इसके अंदर बहुत सारे करंट आ रहे हैं आपके, और इसके बाहर भी हो सकते हैं बहुत सारे करंट हैं। तो मान लो करंट I1 है, ये I2 है, ये I3 है, ये I4 है, ये I5 है, ये I6 है। ऐसे बहुत सारे करंट है आपके। ठीक है, तो जो आपने क्लोज लूप लेके रखा हुआ है, मान लो उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, यहाँ पे इस डायरेक्शन में हम लोग उसको ट्रेस कर रहे हैं, ऐसे इसको ट्रेस कर रहे हैं, और इस लाइन के अबाउट हम ये इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे हैं B.dl। इसको बोला जाता है लाइन इंटीग्रल। आप किसी लाइन के अबाउट अगर ये इंटीग्रेशन सॉल्व करते हो, एंड यहाँ पे मैं गोला इसलिए बना दे रहा हूँ क्योंकि ये लूप के अक्रॉस ये इंटीग्रेशन सॉल्व किया जा रहा है। सी, क्योंकि बहुत सारा करंट है तो करंट के वजह से हर जगह पे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो अगर आप मैग्नेटिक फील्ड इस लूप के अक्रॉस इस मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल लेते हो, लाइन इंटीग्रल मतलब होता है B.dl का इंटीग्रेशन। dl क्या है, इस पूरे लूप का बहुत छोटा सा हिस्सा, ये आपका dl हो जाएगा। ठीक है, जो आपने लूप का डायरेक्शन लिया हुआ है उस डायरेक्शन में ही इस dl का भी डायरेक्शन होगा। तो ये लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है जो आपको इस पूरे लूप के अक्रॉस सॉल्व करना है। तो अगर आपने इसको सॉल्व किया तो आपका आंसर जो है म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज्ड के बराबर आएगा। आई एनक्लोज्ड मतलब टोटल इसके अंदर कितना करंट है इस लूप के अंदर, लूप के बाहर का करंट नहीं लेना है। और दूसरी बात ये कि इस लूप के अकॉर्डिंग एक डायरेक्शन में आपका करंट पॉजिटिव होगा तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव होगा। अब लूप के राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से मैं ले लेता हूँ, आप ऐसे ले सकते हो कि लूप के आप क्या करो, आपके लिए बेटर हो जाएगा। लूप के राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से आप क्या करना कि आप करंट का जो डायरेक्शन है पॉजिटिव लेना। तो हम ऊपर वाला करंट पॉजिटिव ले लेंगे, नीचे वाला नेगेटिव ले लेंगे। तो ये जो लाइन इंटीग्रल होगा B.dl दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज्ड। आई एनक्लोज्ड का मतलब होता है लूप के अंदर कितना करंट है, और इस लूप को हम लोग एम्पीरियंस लूप बोला जाता है। ये एम्पीरियंस लूप हम अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। इसका शेप कुछ भी रहे फर्क नहीं पड़ता है तो भी ये आपका एम्पियर्स लॉ वैलिड होगा, साइज कुछ भी रहे तो भी एम्पियर्स लॉ वैलिड होगा। बस आपको क्या करना है, उस लूप के अंदर कितना करंट है बस वो लेना है, वही आपका आई एनक्लोज्ड हो जाएगा। यहाँ पे आई एनक्लोज्ड क्या है, I1 I2 और I3, बाकी सब तो बाहर है। I1 I2 क्योंकि ऊपर है तो दोनों पॉजिटिव हैं, और I3 नीचे है तो उसको नेगेटिव लेना है और सबको ऐड करना है। तो आई एनक्लोज्ड इज टोटल करंट इनसाइड द लूप, डायरेक्शन के हिसाब से आपको प्लस माइनस ले लेना है। ये है आपका एम्पियर्स लॉ, एम्पियर्स सर्किट लॉ। अब इसको जब अप्लाई किया हम लोगों ने तो हम लोगों ने टोरॉइड और सोलेनॉइड इसका मैग्नेटिक फील्ड ढूंढा। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग सोलेनॉइड। तो पहले तो लॉन्ग सोलेनॉइड की बात कर लेते हैं हम लोग, उसके बाद टोरॉइड की बात करेंगे। तो सोलेनॉइड होता है कुछ इस तरीके से। अब इसमें अगर सपोज करो आप करंट फ्लो करवाते हो तो इस करंट की वजह से होगा मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके अंदर का जो मैग्नेटिक फील्ड है उस मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होगा म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई। एन जो है इट इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। मान लो इसका टोटल लेंथ L है और नंबर ऑफ टर्न्स n है, तो दोनों को डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ये सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड हो गया। बाहर हम मान के चलते हैं कि सोलेनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है, क्योंकि इतना वीक होता है कि इसको 0 मान लिया जा सकता है। फिर आता है एक टोरॉइड। अब टोरॉइड क्या है, सोलेनॉइड को अगर आप घुमा के सर्कल बना दो इस तरीके से, वो बन जाएगा टोरॉइड।
अब टोरॉइड के अंदर का अगर मैग्नेटिक फील्ड हम देखें, इसमें भी अगर करंट फ्लो करवाओगे तो इसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। तो इसके अंदर का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका वैल्यू भी, फॉर्मूला भी वैसा ही होता है, म्यू नॉट इंटू एन आई। लेकिन अगर मैं टोरॉइड का मीन रेडियस आर मान के चलो, तो यहाँ पे जो एन होगा दैट विल बी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अब लेंथ तो पूरा ये सर्कल हो जाएगा, सर्कल का लेंथ मतलब सर्कमफरेंस, तो यहाँ पे बस ये 2πr आ जाता है, बाकी दोनों फॉर्मूला सेम है। तो सोलेनॉइड के अंदर का मैग्नेटिक फील्ड, टोरॉइड के अंदर का मैग्नेटिक फील्ड, बस आपके सामने। ठीक है, क्लियर है ये चीज़। सो ये है आपका एम्पियर्स लॉ, और यहाँ पे आपका थियोरेटिकल पार्ट होता है खत्म बच्चों, सिनॉप्सिस पार्ट खत्म होता है। अब अगले वीडियो से हम लोग इस पर MHT CET के लिए MCQ सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है।